आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। अभी हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी के तहत जो एग्ज़ाम होने वाला है टीचर का। तो टीचर के एग्ज़ाम के लिए जो बीपीएससी ने सिलेबस रखा है वह रखा है एससीईआरटी बुक को। अब यहाँ पे पूरे एससीईआरटी बुक को ख़त्म करना है। तो अगर हम बात करें, अगर आप प्राइमरी लेवल का भी तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें कम से कम 8वीं तक जितने भी बुक है एससीईआरटी को यहाँ पे आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक अगर हम देखें तो उसमें टोटल जीके जीएस का जो बुक है वह केवल 15 बुक है। इस 15 बुक में हम लोगों ने पहले क्लास में जो पहला बुक को कवर किया था वह था आपका ईवीएस का बुक जो 5वीं क्लास की थी। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कक्षा 6 की जो पुस्तक है भाग 1 करके हमारी दुनिया, तो इसको आज हम लोग ख़त्म करेंगे। यहाँ पे अगर आप बुक को खुद से पढ़ते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आपका पूरा एक दिन का कम से कम पूरा समय लगेगा। और यहाँ पे अगर इस वीडियो को देखते हैं तो मैक्सिमम आपको 1 घंटा के पहले यहाँ पे यह वीडियो समाप्त हो जाएगा। और आपका अगर हम पूरा गारंटी देते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इसके अंदर जो भी आपके फैक्ट है, जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले वीडियो के लिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बुक है उन सभी को कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कक्षा 6 की किताब है भाग 1 करके जो हमारी दुनिया में के आती है और ये ज्योग्राफी की है। तो यहाँ पे टोटल आपके 10 चैप्टर दिए गए हैं। इस 10 चैप्टर को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में कवर करेंगे और इसमें जितने भी फैक्ट दिए गए हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको भी कवर करेंगे। और लास्ट में इसमें जितने भी एक्सरसाइज दिए गए हैं जो आप अभ्यास आते हैं उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इसमें दिया गया है चैप्टर हमारा सौरमंडल। हमारा सौरमंडल से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे उन्हीं पॉइंट को कवर किया गया है जो इस बुक में दिया गया है। एक्स्ट्रा चीज़ को कवर नहीं किया गया है ताकि यह वीडियो जो है लंबा नहीं हो। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। पहला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है और सूर्य जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख सदस्य होता है। सूर्य के अलावा भी सौरमंडल के अन्य सदस्य हैं जिसको ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र के ग्रह के नाम से भी जानते हैं। सौर परिवार के सभी सदस्य जो होते हैं वह प्रायः सूर्य से प्रकाशित होते हैं, अर्थात जितने भी ग्रह है वह सूर्य को छोड़कर यहाँ पे सूर्य से प्रकाश लेते हैं। यानी आपको सूर्य के पास अपना प्रकाश है, लेकिन बाकी जो अन्य ग्रह है उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। और सूर्य जो है सौरमंडल में अपने एक जगह पर स्थिर रहता है और जितने भी ग्रह है उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। जैसे यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, यह है सौरमंडल का फिगर। सौरमंडल में देखिए यहाँ पे है सूर्य। सूर्य जो है आराम से यहाँ पे स्थिर में बैठा हुआ है। जैसे देखिएगा पंचायत में कैसे यहाँ पे मुखिया बैठा होता है और उसके चारों ओर जनता जो है चक्कर लगाते रहता है, उसी प्रकार यहाँ पे सूर्य है। सूर्य आराम से यहाँ पे बैठा रहता है, इसलिए जो सूर्य को यहाँ पे मुखिया के रूप में देखा जा रहा है। और यहाँ पे इसमें जितने भी ग्रह है यहाँ पे जैसे या उपग्रह है या क्षुद्र ग्रह है, वे चारों ओर पृथ्वी के ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहता है। तो यहाँ पे ऐसे आपको लग रहा होगा जैसे पृथ्वी पे आप लोग रह रहे हैं तो देखते होइएगा कि हाँ सूर्य जो है आपका निकलता है पूरब से और पश्चिम में जाकर डूब जाता है। लेकिन सूर्य ऐसा नहीं चलता है, हम लोग ऐसे चलते रहते हैं। जैसे आप अगर आप देखिए बस में जब चढ़ते हैं या ट्रेन में चढ़ते हैं तो देखिएगा ट्रेन में जब ट्रेन खुलता है तो देखिएगा जैसे जाएगा सरेह में तो ऐसा लगेगा कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, नदी है, वह हमको यहाँ पे पीछे छोड़ रही है और हम लोग आगे जा रहे हैं। यानी ऐसा लगेगा कि आपको जितने भी पेड़ पौधे हैं वह चल रहा है और हम लोग स्थिर है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो सूर्य आपको यहाँ पे स्थिर है और हम लोग इसके पीछे पीछे या आपके चारों ओर इसमें घूमते रहते हैं। लेकिन ये इसको एक आभास कह सकते हैं, जैसे एक आभासी गति हुआ। जैसे हम लोग का आभास होता है ट्रेन में बैठने पे, बस में बैठने पे कि हाँ हम लोग रुके हुए हैं और बाकी चीज़ें चल रही है, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको समझ लिए होंगे कि हाँ सूर्य जो है यहाँ पे स्थिर रहता है। सूर्य सौरमंडल का मुखिया होता है और बाकी सदस्य जो होते हैं आपके इसमें ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं और क्षुद्र ग्रह होते हैं। सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है, लेकिन बाकी जो इसमें ग्रह होते हैं उनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तो ये आप देख लिए। अब हम आगे देखेंगे। आगे अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूर्य को दूरबीन से अगर आप देखते हैं तो सूर्य की सतह से आगे की लपटें निकलती हुई आपको दिखी जाती होगी ऐसे ऐसे। और ये जो लपटें होती है उसे हम लोग सौर प्रज्वलन के रूप में जानते हैं। ये जो सौर प्रज्वलन होता है इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा होती है, समझ लीजिए कि यह लाखों किलोमीटर में होती है। ना कि आपको यहाँ पे थोड़ा निकल गया लैंप लेखन, वैसा नहीं होता है। ये लाखों किलोमीटर दूर तक यहाँ पे यह धधकती रहती है। यही आपके सौर प्रज्वलन कहलाता है। अगर हम आगे पॉइंट देखें
तो सूर्य पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को गेंद माने तो पृथ्वी उसके सामने समझ लीजिए एक राई के समान है। राई मतलब जैसे जैसे देखते होंगे राई का एक दाना होता है जैसे सरसों का होता है, तो समझ लीजिए पृथ्वी आपका मान लीजिए एक गेंद है, तो यहाँ पे राई के समान हमारा क्या है, यहाँ पे पृथ्वी है। अगर हम बात करें तो देखिए क्राउन किताब में लिखा गया है कि अगर अगर हम सूर्य को अगर हम देखें और पृथ्वी को देखें तो यहाँ पे जो पृथ्वी है उसके तुलना में जो है 109 गुना बड़ा है आपका सूर्य। तो यहाँ पे आप इसी समझ सकते हैं कि कितना बड़ा होगा यहाँ पे सूर्य, और पृथ्वी यहाँ पे इतना छोटा है, एकदम राई के समान है। तो यहाँ पे ये क्राउन में चीज़ें दी गई थी, इसलिए यहाँ पे हम स्पष्ट भी कर दिए हैं। यहाँ पे यह एससीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है। विशेष करके हम लोग यहाँ पे एससीईआरटी में जो पॉइंट दिया गया है उसी को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है ग्रह। ग्रह क्या होता है, तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड जो होते हैं वह ग्रह कहलाते हैं। टोटल अभी वर्तमान में कितने ग्रह हैं, तो टोटल वर्तमान में 8 आपके ग्रह है। वह कौन कौन से है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। यहाँ पे ये चारों में यहाँ पे टोटल 8 है। तो यहाँ पे आपको 4-4 करके याद में ये रखना है, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए बहुत आगे चीज़ आपको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा जैसे हम लोग सौरमंडल का फिगर देख रहे थे, यहाँ पे बीच में देखिए आपका सूर्य है और इसके चारों ओर जितने भी ग्रह है वह इसमें चक्कर लगा रहे थे। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा यह सूर्य है, तो सूर्य के इसमें आगे अगर हम देखें यानी सूर्य के बाद अगर देखें, अगर बढ़ते माने क्रम में अगर हम देखें इसमें जितने भी ग्रह होते हैं क्रम के अनुसार, यानी सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहले जो ग्रह आता है वह आता है बुध। उसके बाद 2 नंबर पे आता है शुक्र और तीसरे नंबर पे हमारा पृथ्वी है। सीधे पूछ सकता है कि पृथ्वी कितने नंबर पे आता है सूर्य से दूरी के क्रम में, तो वह तीसरे नंबर पे है। पृथ्वी के बाद आता है मंगल, मंगल के बाद आता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर वरुण, और यहाँ वरुण और आपके यहाँ पे अरुण होगा, फिर बाद में अरुण होगा। तो यहाँ पे इसको अ बना लीजिएगा तो अरुण हो जाएगा और ये वरुण हो जाएगा। ये जो आपके इसमें शुरू के जो 4 ग्रह है इसको बोला जाता है आपको आंतरिक ग्रह, क्योंकि ये सूर्य के अंदर है तो ये आपको आंतरिक ग्रह हो जाते हैं। फिर यहाँ पे जो 4 ग्रह जो इसमें है ये बोले जाते हैं इसमें बाह्य ग्रह, यानी ये सूर्य से 4 ग्रह के बाद है तो ये बाह्य ग्रह हो गए। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में जो यहाँ पे स्पेस दिख रहा होगा इसी के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछता है कि क्षुद्र ग्रह जो होता है वह कहाँ पाया जाता है, तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में पाया जाता है। या अगर वो ऑप्शन नहीं रहेगा तो पूछेगा कि किस किस ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो या तो मंगल ग्रह पूछेगा या आपको बृहस्पति, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ऐसे ही पूछ सकता है। और ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं यह ग्रह के ही टूटे हुए भाग होते हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं, और यही आपके क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह के एग्जाम्पल अगर देखिए तो यहाँ पे प्लूटो है, चेरॉन है और सेरस है। ये जो सेरस है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम में सजाने के लिए भी दे देता है कि सजाइए, कि हाँ आपको ऐसे ही पूछ लेगा कि पृथ्वी जो है वह किस किस ग्रह के बीच में आता है। तो यहाँ पे देखिए शुक्र और मंगल के बीच में आता है, लेकिन यहाँ पे तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बता दिए, लेकिन एग्जाम में पूछेगा तो उसके लिए ट्रिक याद रखिएगा और उस ट्रिक से आपको बहुत चीज़ याद रहेगा। यहाँ पे देखिए ट्रिक है बसपम और यहाँ पे बसयन। आप 4-5 बार बोलिए बसपम बसयन बसपम बसयन, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। बसपम का मतलब हुआ सूर्य के आपको आंतरिक ग्रह, और बसयन का हुआ आपका क्या, तो आपको सूर्य का बाह्य ग्रह। अब यहाँ पे अगर आपको आंतरिक ग्रह पूरा याद हो गया, बाह्य ग्रह याद हो गया, तो आपको आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में आते हैं क्षुद्र ग्रह। तो यहाँ पे सीधा आपको एग्जाम में अगर पूछे कि हाँ किससे कौन बाद आता है, या अगर इस ट्रिक से अगर आज पूछे अगर आपको रिलेटेड, तो सीधे लिख दीजिएगा बसपम और बसयन। ब से बुध, स से शुक्र, प से पृथ्वी, म से मंगल, फिर यहाँ पे देखिए ब से बृहस्पति, स से शनि, य से यूरेनस और न से नेपच्यून। तो यहाँ पे ऐसे याद रखिएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा। अब हम चलते हैं आगे। अगर हम बात करें बुध के बारे में, बुध के बारे में देखिए आपके बुक में क्या लिखा गया था। बुध के बारे में लिखा गया है कि बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, यह सूर्य के सबसे निकट होता है। हम लोग देख ही लिए, यहाँ पे अभी देखे हैं बसपम, बुध जो सबसे पहले था और सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी चक्कर लगाता है, क्योंकि यह अगर हम देखें यहाँ पे अगर सूर्य है उसके सबसे पहला जो इसमें चक्कर लगाता है वह बुध लगाता है। तो यहाँ पे देखिए सूर्य से सबसे निकट में है तो यह जल्दी चक्कर लगाएगा ही, तो आपको इसमें कोई सोचना नहीं है, तो आपको ऐसे याद रखिएगा। अगर अगला चैप्टर अगला इसमें दिया गया था आपका पॉइंट कि मंगल जो होता है वो आपको लाल ग्रह होता है। देखिएगा मंगल को इसलिए हम लोग लाल कपड़ा भी पहनते हैं और बजरंगबली के नाम पे, तो उसको भी आप याद होगा। अगर हम बात करें तो 2 ग्रह ऐसे हैं जो अन्य ग्रहों की तुलना में अगर हम देखें तो वह आपको उसके
घूमने की दिशा में ना घूमकर उल्टा घूमते हैं। यानी अगर हम बात करें दो ग्रह, तो दो ग्रह कौन है? एक आपका है शुक्र और वरुण, शुक्र और अरुण। शुक्र जो अरुण है ये आपको पूर्व से पश्चिम घूमता है, लेकिन बाकी जो ग्रह है इसको छोड़कर, यानी जैसे अगर हम पृथ्वी ही ले ले तो पृथ्वी को देखिएगा तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमता है, न कि पूर्व से पश्चिम। और दो ग्रह आपको ऐसे हैं मात्र शुक्र और अरुण जो आपके पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, लेकिन बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। और जो ग्रह आप देखिए पश्चिम से पूर्व घूम रहे हैं, मान लीजिए पृथ्वी ही है, पृथ्वी आपके पश्चिम से पूर्व घूमता है, तो जो ग्रह पश्चिम से पूर्व घूम रहे हैं वहाँ पे जो सूर्योदय होगा जैसे पृथ्वी पे होता है वो आपको पूरब में होगा। लेकिन हम वही बात करें शुक्र और वरुण ग्रह की जो बाकी अन्य ग्रहों की तुलना में उल्टा घूमते हैं, इसलिए यहाँ पे उल्टा सूर्योदय और उल्टा सूर्यास्त होता है। यानी शुक्र पे अगर देखिएगा तो शुक्र पे जो आपका सूर्योदय होता है वो पश्चिम में होता है, और यहाँ पे अगर हम पृथ्वी पे देखें तो यहाँ पे ये पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसलिए यहाँ पे सूर्योदय जो है आपको पूरब में होता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से थोड़ा याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखेंगे। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट दिया गया था इस बुक में कि शनि एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। और ये जो छल्ले हैं कितने छल्ले पाए जाते हैं? तो ये 7 छल्ले हैं, आपको याद रखिएगा। और शनि के आपको उपग्रह कितने हैं? तो शनि के जो उपग्रह है वो अभी वर्तमान में बढ़ के 82 हो गया है, जबकि अगर इस बुक में देखिएगा तो वह कम दिया गया है, लेकिन आपको जो नवीनतम आपका इसमें है वह 82 है, और इसमें सबसे बड़ा आपका टाइटन है, तो ये याद रखिएगा। प्लूटो ग्रह की बात की जाए तो प्लूटो जिसकी गणना पहले ग्रह में होती थी, लेकिन अब उसको हटा के अब यह क्षुद्र ग्रह में शामिल हो गया है। यह कब हटाया गया था? तो 2006 में इसका मान्यता रद्द कर दिया गया था, क्योंकि प्लूटो जो था आपको दूसरे ग्रहों की में जाकर उसके कक्षा को भी यहाँ पे जैसे कॉमन कक्षा आया था यानी कटता था, इसलिए यहाँ पे इसको हटा दिया गया है। अब हम आगे देखेंगे। अगला इसमें है कि तारा के पास अपना प्रकाश होता है। तारा हमसे काफ़ी दूर है, इसलिए आपको यह दूर से देखने के कारण ही यह टिमटिमाते नज़र आते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि यहाँ पे टिमटिमाता क्यों है तारा? तारा टिमटिमाता नहीं है, वह दूर रहने के कारण जो है बहुत दूर है हम लोग से, और इसलिए जो है दूर होने के कारण यहाँ पे वह टिमटिमाता नज़र आता है। सूर्य की बात की जाए तो सूर्य भी एक तारा है। सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी में आने में 8 मिनट लगता है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर एक जीवन है, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी पर आपके क्या है? तो जैवमंडल है, यानी आपका स्थल मंडल, जल मंडल और आपके इसमें वातावरण है, इसलिए जो है पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी ग्रह है उस पर कोई जीव जंतु नहीं रहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें दिया गया था कि अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की जो किरणें होती है वह परिवर्तन होता रहता है, इसलिए जो है यहाँ पे अगर पृथ्वी को देखिएगा तो वह नीला दिखाई देता है। आगे बात करेंगे। अगला इसमें पॉइंट दिया गया था कि पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है, जबकि इसमें स्थल पर मात्र इसमें कितना है? तो 29% है। आगे हम देखेंगे। अगला इसमें बात की जाए उपग्रह के, तो यहाँ पे देखिए जो ग्रह की परिक्रमा करता हो उसे हम लोग बोलते हैं उपग्रह। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यह पृथ्वी है, पृथ्वी एक प्रकार का क्या है? आपका यह ग्रह है, और ग्रह का परिक्रमा यहाँ पे देखिए कर रहा है कौन? तो उपग्रह। तो यहाँ पे जो ग्रह की परिक्रमा करता है वह उपग्रह कहलाता है, और यहाँ पे इसका प्रकाश नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये चंद्रमा रहता तो चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ये पृथ्वी है, यहाँ पे पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वही आपको उपग्रह कहलाता है। यहाँ पे देख लिए होंगे पृथ्वी का एकमात्र ग्रह आपके चंद्रमा है, और चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी पर आने में 1.25 सेकेंड यानी 1.25 सेकेंड का समय लगता है, जबकि सूर्य का जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है उसको आने में 8 मिनट लगता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब हम चलेंगे आगे। अगला यहाँ पे पॉइंट आपका दिया गया था कि चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटे का समय लेता है, और इतना ही समय वो अपने अक्ष पे भी घूमने में लेता है, यानी दोनों बराबर का समय लेता है। और यह जितना चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमने में समय लेता है वही अपने अक्ष पे भी लेता है, यानी 27 दिन 8 घंटा। इसलिए यहाँ पे देखिएगा कि दोनों साथ साथ चलते रहता है, इसलिए चंद्रमा का हम लोग हमेशा एक ही भाग देख पाते हैं, उसका जो अपोजिट भाग है उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पे देखिए जल नहीं है, वायु भी नहीं है, मिट्टी भी वहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो रात होती है बहुत ठंडी होती है, और दिन में बहुत सारा यहाँ पे गर्मी पड़ता है। और यहाँ पे देखिए लोग बोलते हैं कि चांद के पार चलो, चांद पे जाओ। चांद के लिए बहुत चीज़ें बनती है, लेकिन चांद पे जाते ही पता चलेगा आपको कि वहाँ पे जीवन है ही नहीं। उसके बाद अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि बुध और शुक्र एक जो ग्रह है उसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। सीधा पूछिएगा कि आपको कौन ऐसा ग्रह है जिसके पास उपग्रह नहीं है, तो आपके बुध और शुक्र के पास एक भी जो है उपग्रह नहीं है। वहीं मंगल की बात करें तो मंगल के पास 2 उपग्रह है, एक आपका डिमोस और दूसरा फिबोस। तो यहाँ पे डिमोस फिबोस किसका है? तो मंगल ग्रह का है, जबकि बुध शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। अगला इसमें पॉइंट देखेंगे हम लोग उल्का पिंड।
उल्का पिंड क्या होता है, तो कभी कभी आकाश में आप देखते होंगे कि तारे जो है देखेंगे कि हाँ तारा टूटकर नीचे गिर रहा है। यह जो तारा होते हैं वो तारा नहीं होता है, यह पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर जितने भी लगाने वाले जो पिंड होते हैं उन्हीं से टूट कर गिरते हैं, और यही आपके उल्का पिंड कहलाते हैं। यह तारा नहीं होता है। यह जो ग्रह आपको सूर्य के चारों ओर, इसमें जो आपका ग्रह या आपका दूसरे भी आकाशीय पिंड है जो चक्कर लगा रहा है, उसी का टूटा फूटा हिस्सा गिरता है, और यह आपको जब यह वायुमंडल में गिरती है तो हवा में संपर्क में आकर इसमें आग लग जाती है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि हाँ ये टूटा हुआ तारा है, और लोग विश मांगते हैं कि टूटा जो कभी तारा। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। आगे देखेंगे आकाशगंगा। आकाशगंगा को तारों की नदी बोला जाता है, क्योंकि अगर आप आकाश में देखिएगा तो उसमें तारों का एक समूह होता है, करोड़ों तारा मिलकर एक आकाशगंगा बनता है, और आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि एक समझ लीजिए कि ये आपको ये नदी के समान में एक तरफ आपको एक ही लय में चारों तरफ फैला हुआ है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। और उसके बाद हम बात करें, यह प्रकाश की बहती हुई धारा की तरह दिखाई देती है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे हम चलेंगे। अगला एक और पॉइंट दिया गया था इसमें, सप्तर्षि। सप्तर्षि क्या होता है, तो उत्तर दिशा में 7 तारा का एक समूह है जिसे सप्तर्षि कहा जाता है, और ये 7 तारा कहाँ पे है, तो उत्तर दिशा में, याद रखिएगा। और ये जो 7 तारा है, भारतीय विद्वानों ने इसका जो नाम किया था वह ऋषि के नाम पे रखा गया, इसलिए यहाँ पे देखिए 7 तारा है और ऋषि के नाम पर रखा गया, इसलिए इसको सप्तर्षि कहा जाता है। तो यहाँ पे 7 ऋषि के नाम कौन कौन थे और कौन कौन रखा गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऋतु थे, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा और मरीचि, ये आपके 7 जो है ऋषि थे। ऋषि के नाम पे ग्रह का नाम रखा गया है जो सप्तर्षि के नाम से जानते हैं। जबकि यहाँ पे सप्तर्षि की अगर हम बात करें तो यूनानी ग्रंथों में इसका जो नाम है वह अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, एटा, जेटा रखा गया है। तो ये आपको याद रखिएगा, यह आपको यूनानी ग्रंथ में है, जबकि भारतीय ऋषियों के द्वारा, भारतीय विद्वानों के द्वारा ये ऋषियों के नाम पर रखा गया है सप्तर्षि का नाम। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला आपका पॉइंट इसमें दिया गया था ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या होता है, तो ध्रुव तारा जो है यह एक स्थिर तारा रहता है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्षांश से पाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पृथ्वी है, ये आपका ये उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे यानी ये अक्षांश पे पाया जाता है एक ध्रुव तारा, जो ये ध्रुव तारा होता है। विषुवत रेखा से देखने पर अच्छी चीज़ दिखाई देगा, क्योंकि यह विषुवत रेखा है। आपको मान लीजिए पृथ्वी गोल है, तो यहाँ से आपको देखिएगा तो आपको ये क्षितिज दिखाई देगा, यानी आपको थोड़ा सा तिरछा दिखाई देगा, तो ये आपको ध्रुव तारा हो गया। यह प्राचीन काल में नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान दिलाता था, क्योंकि ये आपको यह एक जगह वो फिक्स है, और ये आपको फिक्स है। तो मान लीजिए कहीं पे जा रहे हैं, तो अगर समय का ज्ञान नहीं है, घड़ी आपके पास नहीं है, तो देखिए कि हाँ कहाँ पे है वह क्षितिज, और देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ यही आपका उत्तर दिशा है। तो लोग पहले पुराने ज़माने में जो है ध्रुव तारा को देखकर ही समय का ज्ञात करते थे। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें दिया गया है राशि। राशि की अगर बात करें तो राशि क्या होता है, चलिए हम लोग इसको समझते हैं। राशि की अगर बात की जाए तो पृथ्वी का सूर्य के परिक्रमा के दौरान, यानी जब पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करते रहता है, तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच में नजर आता हुआ है, और इसी समूह की जो संख्या है वह 12 है, जिसे राशि कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर से समझिए, ये आपका है सूर्य और पृथ्वी। जब पृथ्वी जो है यहाँ पे देखिए चक्कर लगा रहा है आपको चारों ओर सूर्य का, तो ये आपको उसी के बीच में बहुत सारा तारा समूह के साथ गुजरना पड़ता है, और ये जो तारा समूह है वह 12 आपको इसमें समूह होता है, और उसी 12 को ही यहाँ पे राशि बोलते हैं। तो आपको पूछेगा एग्जाम में कि राशि कितना होता है, तो आपको 12 होता है। जैसे आप सुने होंगे मेष राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि, यही सब आपके राशि होता है। और इन राशियों में जो तारे होते हैं वह किसी न किसी आकृति के रूप में देखते हैं, और उसी आकृति के नाम पर ही इनका नाम रखा गया है। जैसे मान लीजिए इसमें कोई तारा होगा जो आपको वृषभ की तरह दिखता होगा, यानी बैल की तरह, तो उसका नाम यहाँ पे वृषभ रख दिया। कोई मिथुन की तरह दिख रहा होगा तो यहाँ पे मिथुन रख दिया। यहाँ पे कोई कन्या दिख रही होगी, कन्या की तरह तारा समूह, तो उसको कन्या नाम रख दिया। तो यही आपके 12 राशियाँ है। तो यहाँ पे कौन कौन राशि है, तो यहाँ पे देखिए मेष राशि, उसके बाद देखिए ऋषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या, आपको तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखिएगा। राशि में याद रखिएगा कि जो आपका जो पृथ्वी और यहाँ पे सूर्य के बीच में आता है, वहीं आपको अगर नक्षत्र देखिएगा तो नक्षत्र जो आता है वह सूर्य और आपको यहाँ पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आता है। जैसे सेम कंडीशन वहाँ पे था आपको सूर्य और किसमें, तो आपको पृथ्वी के बीच में जो आपके कहलाता था राशि। लेकिन यहाँ पे जब पृथ्वी और आपको जो चंद्रमा का कंडीशन आ जाए तो यहाँ पे वही चीज़ें नक्षत्र कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमा के दौरान पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में बहुत सारे तारा गुजरते हैं, और इसी तारा समूह को जो है नक्षत्र कहते हैं। यहाँ पे आपको जो इसमें यहाँ पे देखिए वह 24 आपको नक्षत्र होते हैं। तो यहाँ पे 24 का नाम दिया गया है।
तो यहाँ पे कुछ कुछ आपको नाम भी सुने होंगे। देखिएगा जैसे बोला था कि हाँ किसी व्यक्ति का देखिएगा बहुत गलत काम करता है तो बोलिएगा पता नहीं कौन नक्षत्र में जन्म लिया था। या देखिएगा आपको सुने होंगे हथिया निचित्र, हथिया को भी बोला जाता है हस्त। तो देखिएगा बोलता है कि बारिश नहीं होता है तो लोग बोलता है कि अभी हथिया बाकी है, क्योंकि हथिया में बहुत जोरदार बारिश होती है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा राशि का नाम आप लोग सुने होंगे। तो ये आपको पूरा 24 राशि है, जबकि यहाँ पे 24 आपके नक्षत्र है, राशि नहीं क्या है। तो ये 24 आपका नक्षत्र है, जबकि यहाँ पे हम लोग देखे थे 12 राशियाँ होती है। तो ये आपको याद रखिएगा, राशियाँ जो होती है वो आपको कहाँ पे, तो आपको सूर्य और पृथ्वी के बीच में आती है, लेकिन आपको नक्षत्र जो होती है वो आपको पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आती है। तो ये दोनों में अंतर है, थोड़ा याद रखिएगा। अब हम चलेंगे आगे हम बात करें अगर नक्षत्र के बारे में, तो पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को यहाँ पे 14 दिनों में पार करती है। यहाँ पे 24 नहीं 14 होगा। पृथ्वी जब यहाँ पे पृथ्वी के चारों जब चंद्रमा घूमती रहती है तो यहाँ पे यह आपको एक नक्षत्र को पार करने में यहाँ पे 14 दिन का समय लेती है। इसलिए यहाँ पे देखिएगा कि अगर इसलिए नक्षत्र की अवधि जो है वह 14 दिनों की होती है, और नक्षत्र जो होता है वह मौसम को से गहरा संबंध होता है। देखिएगा आपको नक्षत्र जान के लोग यहाँ पे मौसम का पता लगा लेते हैं कि फलना नक्षत्र के समय फलना मौसम रहेगा। तो आपको ये चीज़ याद रखिएगा, नक्षत्र से हम लोग समय का ज्ञान, आपको समय का मतलब मौसम का यहाँ पे ज्ञान होता है, समय का नहीं। नक्षत्र से हम लोग मौसम के संबंधित ज्ञान रख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे वाले। अब यहाँ पे देखिए आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब यहाँ पे चलिए उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे जितने भी इसमें अभ्यास दिए गए उसको करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि राशियों की कुल संख्या कितना है। तो राशि कितना है अभी बताए हैं आपको, 12 राशि है। जैसे मेष राशि कुंभ राशि वो आपको राशि है, और जो आपको पृथ्वी और किसमें, तो सूर्य के बीच में या बीच में आता है। उसके बाद देखिए सूर्य की आकृति कैसे आपको मालूम होगा सबको, पृथ्वी आपको सूर्य कैसे है, गोल दिखता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है। तो सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, तो सूर्य होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ग हो जाएगा। उसके बाद अगला है ग्रहों की कुल संख्या कितना है। तो अभी बताए हैं ग्रहों की संख्या 8 है। तो कौन कौन, बसपम और बसयन। उसके बाद देखिए सप्तर्षि कितने तारों का समूह है। तो बताए हैं कि सप्तर्षि में 7 ऋषियों के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका घ हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे चलिए अब खाली स्थान भरना है। खाली स्थान में यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी एक नक्षत्र को पार करती है कितने दिनों में, तो 14 दिनों में पार करती है। उसके बाद देखिए विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, तो विषुवत रेखा से देखिएगा आपको तो ध्रुव तारा क्षितिज दिखाई देगा, यानी तिरछा दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्षितिज हो जाएगा। अगला यहाँ पे है देखिए मंगल और खाली स्थान ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह आते हैं। क्षुद्र ग्रह किसके बीच में आता है, अभी बताएं आपको आंतरिक और बाह्य ग्रह, यानी बसपम और बसयन के बीच में आता है। तो इसे लिख लीजिए बसपम, और यहाँ पे देखिए बसयन। तो यहाँ पे देखिए आ गया आपका बसपम बसयन के बीच में आता है क्षुद्र ग्रह, तो यानी आपको मंगल और बृहस्पति के बीच में आता है। तो मंगल दिया है तो यहाँ पे आपका बृहस्पति आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रहेगा। उसके बाद देखिए बृहस्पति के उपग्रह है। तो यहाँ पे इस बुक में तो दिया गया है 80, आपको नवीनतम इसमें 82 है, लेकिन इस बुक में आपको कम ही दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पहुंचता है कितने देर में, तो आपको 8 मिनट में पहुंचता है। तो आपको 8 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए सूर्य के दूरी के अनुसार देखिए विभिन्न ग्रहों का नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सूर्य था, और यहाँ पे ग्रह बसपम और फिर बसयन। तो यहाँ पे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, फिर आपको इसे सजा दीजिए बसपम बसयन करके, तो आपको याद रहेगा। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह का क्या नाम है। तो देखिए सूर्य के से सबसे नज़दीक आपका बुध ग्रह आता है। तो आपको सूर्य होता है बसपम से, यानी बस से, तो यानी बुध से आएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा आपको मालूम होगा कौन होता है, तो बृहस्पति होता है। तो ये तो अभ्यास यहाँ पे था। उसके बाद और देख सकते हैं कि पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी आपको बताए हैं ट्रिक क्या था, तो बसपम। तो यहाँ पे देखिए आपका प से पृथ्वी आ गया। तो यानी आपको यहाँ पे देखिए बुध के बाद शुक्र आता है, यानी शुक्र और मंगल के बीच में आपके आते हैं कौन, तो पृथ्वी। तो यहाँ पे सीखिए, आपको ऐसे ही करना ही है, बसपम लिख के शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी आता है। तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। उसके बाद यहाँ पे उस ग्रह का नाम बताइए जिसके चारों ओर छल्ले पाए थे। तो शनि ग्रह के पास छल्ले पाए थे। कितने छल्ले हैं, तो 7 छल्ले। सौरमंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग और क्यों दिखता है। तो आपको सबसे अलग और सौरमंडल का ग्रह कौन दिखता है, तो आपको ऑप्शन के अनुसार अगर रहेगा ऑप्शन तो अच्छा ज़्यादा इसमें आसानी होगी। पृथ्वी के उपग्रह का नाम सबको मालूम होगा, चंद्रमा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें देखिए वे कौन कौन से ग्रह है जो पृथ्वी के घूमने की दिशा में घूमते हैं, पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो बताए हैं आपको शुक्र और कौन, तो वरुण। शुक्र और जो वरुण होता है वो पृथ्वी के घूमने की दिशा से उल्टा दिशा में घूमते हैं। तो यहाँ पे ये भी याद हो गया। उसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए अगला यहाँ पे दिया है मिलान करने के लिए। तो आइए हम लोग अब इसको मिलान कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है बुध। बुध की बात करें तो देखिए बुध क्या है, तो आपको सबसे छोटा ग्रह है। तो आपको ऑप्शन नंबर इसमें ग हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए दूसरे नंबर की, दूसरा पे है पृथ्वी। पृथ्वी को देखिए पृथ्वी का यहाँ पे एक नीला ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ चला जाएगा। उसके बाद बात करें चंद्रमा का, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। तो इसका ख हो जाएगा। उल्का पिंड की बात करें तो उल्का पिंड क्या है, तो आपको आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थर के टुकड़े होते हैं। तो यहाँ पे इसका अंगा हो जाएगा।
उसके बाद देखिए आकाश गंगा है। आकाश गंगा जो होता है लाखों तारों करोड़ों का समूह होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे च हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में है ब्रह्मांड। जो ब्रह्मांड जो होता है वो लाखों आकाश गंगा का समूह होता है, तो इसका क हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको मिलान कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे अगले चैप्टर पे। आइए हम लोग अध्याय 2 को कवर करते हैं, पृथ्वी और उसकी गतियाँ को। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। पृथ्वी के जिस हिस्से पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ हमें दिखाई देता है और वहाँ दिन होता है। वहीं अगर हम बात करें दूसरी ओर जहाँ पे प्रकाश नहीं पड़ता है तो वह हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता है और वहाँ पे रात होती है। और इसी चक्र को पूरा करने में पृथ्वी को यहाँ पे 24 घंटा का समय लगता है, जिसे हम लोग यहाँ पे घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है और सूर्य का प्रकाश अगर हम बात करें पृथ्वी पे, तो आपको ऐसे मान लीजिए इधर सूर्य है, तो यहाँ पे आपका अभी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो यहाँ पे आपको दिन होगा, यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है तो यहाँ पे दिखाई देगा। वहीं इसके अपोजिट साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, रात होगी और वहाँ पे अंधेरा दिखाई देगा। तो यही चीज़ें कहा गया है। और यही पृथ्वी जो है आपको 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाती है, तो इसलिए यहाँ पे इस गति को जो है घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। और दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी पे दिन और रात होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछ सकता है कि किस गति के कारण दिन और रात होती है, तो आपको दैनिक गति के कारण या घूर्णन गति के कारण। आगे हम बात करेंगे अगला यहाँ पे पॉइंट की बात करें तो पृथ्वी अगर घूर्णन बंद कर दे, यानी आपको पृथ्वी अगर ऐसे घूम रहा है, अगर पृथ्वी अगर घूमना अगर बंद कर दे तो क्या होगा। पृथ्वी पर ऐसे अगर बंद कर दे अगर पृथ्वी घूमना, तो पृथ्वी एक जगह स्थिर हो जाएगा। अब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जहाँ पे पड़ रहा है वहाँ हमेशा के लिए आपको दिन होगा, और जिस तरफ आपका प्रकाश नहीं पड़ रहा है वहाँ पे हमेशा के लिए आपको अंधेरा होगा। तो यही होगा, क्या होगा, तो आपको घूर्णन करना अगर बंद कर दे तो जिस तरफ प्रकाश पड़ रहा है वहाँ पे हमेशा के लिए दिन होगा, और जिस तरफ प्रकाश नहीं पड़ रहा है वहाँ पे हमेशा के लिए रात ही रहेगा। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति क्या होता है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती हुई 365 दिनों में यहाँ पे धीरे धीरे जाते घिसकते खिसकते सूर्य का एक चक्कर लगाती है, और इसी वार्षिक गति को यहाँ पे हम लोग परिभ्रमण गति कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपको मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी है, तो ऐसे ऐसे आपको पश्चिम से पूर्व घूमता है, तो ऐसे ऐसे घूमते घूमते यह 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, और इसी वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहते हैं। और परिभ्रमण के कारण ही यहाँ पे मौसम बदलते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा। जबकि अगर हम बात करें घूर्णन गति से आपका दिन और रात होता है, वहीं आपका परिभ्रमण गति से यहाँ पे मौसम बदलता है। तो दोनों में फ़र्क समझ लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो वास्तव में देखिए यहाँ पे पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं। आपको पहले ही बताए हैं, यानी आपको सूर्य जो है एक जगह फिक्स रहता है और पृथ्वी आपको ऐसे ऐसे इसमें घूमते रहता है। सूर्य अपने जगह पर स्थिर रहता है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाता है, और इस गति को हम लोग आभास गति कहते हैं। जैसे आभास गति, चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। आभास गति की अगर बात करें तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर यहाँ पे घूमती है, इसलिए सूर्य जो है पूरब से पश्चिम की ओर देखिएगा जाता हुआ दिखेगा, और ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए सूर्य की इस गति को आभासी गति कहते हैं। जैसे बताए हैं कि मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन से खिड़की में देखिएगा ट्रेन चल रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग जितने भी अगल बगल में पेड़ पौधे हैं, आदमी है जो खड़ा है या स्थिर है, वो चीज़ें चल रही है और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको ऐसा आभास होता है कि हाँ आपका जितने भी इसमें पेड़ पौधा है वह चल रहा है और हम स्थिर है, तो इसी गति को आभास गति कहते हैं। तो ये आपको याद रहेगा। आगे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ हम लोग समझते हैं यहाँ पे अक्षांश देशांतर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका पृथ्वी का आपका फिगर है। पृथ्वी में देखिए ये आपके बीच में होता है विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री यहाँ पे अक्षांश रेखा होता है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर जितने भी यहाँ पे आपको दिख रही है रेखा, ये सब रेखाएं होती है आपको अक्षांश रेखा। ये आपको अगर हम बात करें, देखिए उत्तरी ध्रुव ऊपर होता है और यहाँ पे नीचे आपका नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो आपको देशांतर रेखा कहलाती है। और ये देखिए दोनों आपका यहाँ पे मिक्स है। जैसे यहाँ पे चलिए हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि ये आपका ये अक्षांश रेखा आपको ये वाला हो गया ऐसे ऐसे, और ये आपका जो ऐसे ऐसे रेखा है वो आपको क्या हो गया, तो देशांतर रेखा हो गया। अक्षांश रेखा पूरा कितनी होती है, तो 180 होती है, जबकि देशांतर जो रेखा होती है वह 360 होती है। तो यहाँ पे आप इसको भी याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप इसको जूम करके इस फिगर को देखें तो यहाँ पे देखिए ये आपका 0 डिग्री आपको रेखा है। उसके बाद अब देखिए आपको थोड़ा सा ऊपर बढ़िएगा 23.5 डिग्री में, तो ये आपको कर्क रेखा आ जाता है। फिर उसके बाद नीचे अगर हम बात करें विषुवत रेखा से नीचे देखिएगा 23.5 डिग्री जो आपका इसमें नीचे है, जो साउथ में है, वो आपको मकर रेखा कहलाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि आगे आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें, इसी में आपको पढ़ना पड़ता है कटिबंध। जैसे आप सुनते होंगे हमेशा कि आपका उष्ण कटिबंध,
समशीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध क्या होता है। तो चलिए एक बार हम उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मालूम होगा कि जो आपका कटिबंध होता है वह 3 होता है, उष्ण, समशीतोष्ण और आपके शीत कटिबंध। यहाँ पे अगर फिगर में आप देखिएगा यहाँ पे जैसे, तो यहाँ पे देखिए आपका ये तो आपका मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये आपका इधर सूर्य जो है इधर से प्रकाश आ रहा है। तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो विषुवत रेखा पर देखिए आपको अधिकतर जो है यहाँ पे लंबवत पड़ता है। तो लंबवत पड़ता है यहाँ पे विषुवत रेखा के किनारे पे। तो यहाँ पे देखिए इस क्षेत्र में बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारा गर्मी होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट किरण एकदम सीधा पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, गर्मी पड़ गया। गर्मी मतलब क्या होता है, उष्ण। तो ये आपके उष्ण कटिबंध हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये तो यहाँ पे सीधा पड़ रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पे अगर इधर पड़ेगा आपको, तो इधर पड़ रहा है तो यहाँ पे तिरछा पड़ रहा है। तो तिरछा पड़ रहा है यहाँ पे, तो आपको न ज़्यादा गर्मी रहेगा न ज़्यादा ठंडा रहेगा, इसलिए इसको शीतोष्ण बोला जाता है। यानी शीत और उष्ण मिलकर शीतोष्ण, यानी आपको ठंडा और गर्मी दोनों लगेगा। तो यहाँ पे शीतोष्ण हो गया। और वहीं आपको अगर इधर देखिएगा आपको ऊपर, तो यहाँ पे एकदम तिरछा पड़ेगा, ऐसे पड़ेगा उधर भाग जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे गर्मी नहीं पड़ता है, क्योंकि सूर्य की किरणें काफ़ी तिरछी होकर इधर आपको ऐसे चले जाती है। तो इसलिए यहाँ पे गर्मी नहीं पड़ता है। तो गर्मी नहीं आया तो ठंडा पड़ता है, इसलिए यहाँ पे इसको शीत कटिबंध कहते हैं। तो आपको इसको थोड़ा थोड़ा आप समझ लिए होंगे। अब हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, यहाँ पे है देखिए, आप पहले सबसे फिगर ही देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फिगर है, यहाँ पे आपको यह पृथ्वी का घूर्णन बता रहा है कि कैसे कैसे घूमता है आपको सूर्य के किनारे। तो यहाँ पे 4 स्थिति दिया गया है आपको, पहला स्थिति, दूसरा स्थिति, तीसरा और आपको चौथा यहाँ पे स्थिति है। यहाँ पे आपको ये 365 दिन में घूम रहा है, यानी 1 साल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए 21 जून से अगर हम शुरुआत करेंगे, तो 21 जून से देखिए 3 महीने के बाद आपको यहाँ पे आएगा कब, तो आपको यहाँ पे 23 सितंबर को। फिर यहाँ पे इसके आपको 3 महीने के बाद 22 दिसंबर को आ जाएगा यहाँ पे, यानी इसके अपोजिट में। यानी 6 महीने के बाद आपको जून का जो है यहाँ पे था, और ये आपको पृथ्वी घूमते घूमते आपको 22 दिसंबर को यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ से आपको 3 महीने के बाद आपको मार्च में यहाँ पे चला जाता है, और फिर आपको 3 महीने के बाद आपको जून में आता है। तो ये आपको 4 स्थितियाँ दी गई, आपको एक बार यहाँ पे देख लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पे इसको समझते हैं कि इससे क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो एक बार का जो झुकाव होता है, यहाँ पे देखिए जब पृथ्वी, आपको मालूम होगा पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री यहाँ पे झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुके के कारण देखिए आपको पृथ्वी जो है पूरा आपको सूर्य के चारों ओर गोल आपका, मैंने ऐसे पूरा ऐसे नहीं कि हाँ ये पूरा गोल दिख रहा है, थोड़ा झुका हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे पृथ्वी यहाँ पे झुका हुआ है, और ये जो 21 जून को झुका हुआ है, देखिए यहाँ पे झुके जाने के कारण यहाँ पे देखिए मान लीजिए ऐसे झुक गया है, थोड़ा ऐसे है, ये आपको ऐसे झुक गया है। तो झुके जाने के कारण यहाँ पे सूर्य की जो आपका प्रकाश यहाँ पे आ रहा है वो आपको ऊपर पड़ेगा, न कि बीचों बीच पड़ेगा। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऊपर जो कर्क रेखा है वहाँ पे आपको सूर्य की किरणें पड़ रही है, और यानी आपको उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही है यहाँ पे जून के समय में। तो यहाँ पे देखिएगा जून के समय में अगर हम बात करें कर्क रेखा पर, तो आपको मालूम होगा भारत जो है वह कर्क रेखा पे शामिल है, यानी कर्क रेखा देश में आता है, यानी ये उत्तरी गोलार्ध में शामिल है। तो उत्तरी गोलार्ध में भी आपको 21 जून में है। पृथ्वी जो यहाँ पे सूर्य की ओर झुकी रहने के कारण यहाँ पे जो प्रकाश है वो आपको ऊपर पड़ रही है, यानी आपको उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे गर्मी जून में ज़्यादा होता है। तो 21 जून को आपको देखिए चल रहा है, आपको जून में कितना गर्मी चल रहा था, तो यहाँ पे 21 जून को यहाँ पे गर्मी पड़ता है। वहीं आपको ऐसे ऐसे घूमते घूमते देखिए जब आपको धीरे धीरे सितंबर में आता है, तो सितंबर में यहाँ पे देखिए ये जो आपका सूर्य की जो किरणें ऐसे ऐसे आ रही थी, तो आपको यहाँ पे सूर्य झुका हुआ है। तो यहाँ पे देखिए उस समय जो किरणें होती है यहाँ पे विषुवत रेखा पर पड़ती है, विषुवत रेखा पर आपको सीधा डायरेक्ट पड़ रही है, और उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें तो थोड़ा तिरछा पड़ रहा है। तो उस समय यहाँ पे देखिए थोड़ा गर्मी कम होता है। वहीं अगर हम बात करें इसके अपोजिट में, यानी 21 जून के अपोजिट में आपको 22 दिसंबर के समय देखिए अगर पृथ्वी का झुकाव देखिएगा, तो आपको देखिए सूर्य के विपरीत दिशा में चला जाता है। आपको यह इधर झुका हुआ है और इधर थोड़ा उठा हुआ है। तो उठे रहने के कारण अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो सूर्य की जो किरणें आपको यहाँ पे पड़ रही है वो आपको नीचे पड़ रही है, और यानी नीचे पड़ने का कारण मतलब क्या हुआ, यानी आपको मकर रेखा पे पड़ रही है। तो मकर रेखा पड़ रही है यानी दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही है, तो वहाँ पे तो भारत है नहीं कि हम लोग को गर्मी होगा। वहाँ पे उस समय अगर यहाँ पे अगर मकर रेखा के समय पड़ रही है सूर्य की किरणें, और हम लोग यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी, और तिरछी रहने के कारण देखिएगा आपको दिसंबर में जो है भारत में ठंडी ज़्यादा रहती है। तो ये आपको चीज़ें याद रखिएगा, यानी 21 जून और 22 दिसंबर को। फिर अगर हम बात करें इधर, यानी आपको ये दोनों साइड में 23 सितंबर को और आपको 21 मार्च को, तो यहाँ पे अगर देखिएगा यहाँ पे दोनों एक ये जो आपका दोनों स्थिति है आपको यहाँ पे
ये जो आपका पृथ्वी झुका हुआ है वो दोनों आपको बराबर झुका हुआ है, और दोनों अगर हम बात करें यहाँ भी विषुवत रेखा पर किरणें पड़ती है और यहाँ भी विषुवत रेखा पर किरणें पड़ती है, यानी सितंबर और मार्च के महीना के समय में। तो देखिएगा आपको मौसम जो है बीच का होता है ना, मौसम ना आपको ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा का होता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा समझनी थी, तो आप समझ लिए होंगे। तो यही आपको जून और दिसंबर की स्थिति आपके एग्जाम में पूछा भी है, यानी आपको 21 जून को पृथ्वी जो है सूर्य की ओर झुके होने के कारण सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है। इस कारण यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में अधिक प्रकाश पड़ता है, जबकि अगर हम बात करें चूँकि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में भारत उस समय जून में होता है, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो आपको लिखे हैं वहाँ पे हम वहाँ पे समझा दिए हैं। तो यहाँ पे आगे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए वही आपका सितंबर और यहाँ पे मार्च की स्थिति है, यानी आपको सितंबर में यहाँ पे देखिए ये आपका 23 सितंबर वाला स्थिति है, और आपको ऊपर अगर देखिएगा तो ये आपका 21 मार्च वाला स्थिति है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को अगर आप देखिएगा तो सूर्य की किरणें जो होती है वह आपको दोनों तरफ विषुवत रेखा पर पड़ रही है, लेकिन आपको यही देखे हैं जून और यहाँ पे दिसंबर की स्थिति। तो यहाँ पे जून पे जो आपका सूर्य की किरणें पड़ रही थी वो ऊपर यानी मकर रेखा पर पड़ रही थी, तो भारत में ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि भारत मकर रेखा में है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इसके अपोजिट में, तो यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा हो गया पृथ्वी झुकाव के कारण, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ रही है और भारत आपके इसके अपोजिट में यहाँ पे आपको कर्क रेखा पर है। तो इसलिए आपको भारत में यहाँ पे इस समय ठंडी पड़ती है दिसंबर के समय में। तो यही स्थिति था। जबकि यहाँ पे सितंबर और मार्च में अगर देखिएगा तो दोनों आपको विषुवत रेखा पर पड़ रही है। तो विषुवत रेखा पर पड़ने के कारण यहाँ पे क्या है, आपको 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है आपको मौसम एक तरफ बराबर रहता है, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर आपको बराबर होता है, इसलिए इसको बराबर कहा जाता है। यानी यहाँ पे दिन की अवधि और आपको रात की अवधि जो होती है यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होती है। तो आपको इसलिए इसको समदिवा रात्रि भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। अब हम बात करेंगे आगे अगर हम देखें तो उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश यहाँ पे लगातार 6 महीने आपको पड़ता है, क्योंकि आपको मान लीजिए ऐसे झुका हुआ है सूर्य और यहाँ पे सूर्य है, तो यहाँ पे देखिए उत्तरी ध्रुव पर अगर हम बात करें, ऐसे पृथ्वी है तो उत्तरी ध्रुव पर देखिए केवल प्रकाश पड़ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे घूमते हुए जाने में फिर आपको 6 महीने का समय लगता है। तो 6 महीना यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है, तो 6 महीना इधर आपको दिन रहता है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में देखिए प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो आपको वहाँ पे हमेशा रात रहती है। तो आपको ध्रुवों पर 6 महीना का रात होता है और आपको 6 महीना का क्या होता है, तो दिन होता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखिएगा। अब हम चलिए अभ्यास पे चलते हैं। अगला यहाँ पे देखिए दिया गया है कि समदिवा रात्रि क्या होता है। समदिवा रात्रि यानी दिन और रात बराबर होते हैं कब, तो आपको मार्च और सितंबर में, यानी जब जो विषुवत रेखा पर प्रकाश पड़ती है, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आपको 21 जून को ही होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, कितना झुका हुआ है, तो आपको यह 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। उसके बाद देखिए शीतोष्ण कटिबंध पूछ रहा है कि शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है, तो शीतोष्ण यानी शीत और उष्ण, यानी आपको यहाँ पे क्या होता है अत्यधिक ठंड। यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन, यहाँ पे आपको बहुत गर्मी पड़ती है, नहीं होगा। कम गर्मी पड़ती है, बहुत बरसात होती है, नहीं होगा। अधिक ठंड और कम गर्मी, नहीं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पे कम गर्मी पड़ती है और कम आपका ठंडा भी पड़ता है, यानी दोनों आपको बराबर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा। अगला आपका 5वां सवाल है कि जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है। तो आपको हमेशा अगर गर्मी पड़ रहा है तो बीच वाला यानी विषुवत क्षेत्र वाला आपको हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ हो जाएगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी आकार में चंद्रमा से, तो आपको मालूम होगा जो पृथ्वी है चंद्रमा से यहाँ पे बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो चांद पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अगला यहाँ पे खाली स्थान भरने के लिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। तो यहाँ पे पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा होती है। तो यहाँ पे देशांतर रेखा हो जाएगी। पृथ्वी की गति के कारण दिन और रात कब बदलते हैं, तो आपके घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण दिन और रात बदलते हैं, जबकि परिभ्रमण गति के कारण मौसम बदलते हैं। उसके बाद देखिए विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत पड़ती है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है अधिक गर्मी पड़ता है। तो यहाँ पे आपका खाली स्थान में क्या भराएगा, तो लंबवत भराएगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी खाली स्थान से की ओर घूमती है। आपको मालूम होगा पृथ्वी पश्चिम से लेकर यानी वेस्ट से ईस्ट में घूमती है, यानी आपको पश्चिम से पूर्व घूमती है। बाकी अन्य ग्रह यानी शुक्र और वरुण की बात करें तो वो आपको ईस्ट से वेस्ट घूमती है, लेकिन पृथ्वी अगर हम बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए बाकी आपका यहाँ पे प्रश्न उत्तर देने वाला है। जैसे ध्रुव पर 6 महीना क्यों लगातार दिन रात होता है, तो बताए हैं आपको। आगे हम बात करेंगे अब अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर यहाँ पे तीसरा नंबर है पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी के परिमंडल को चलिए कवर करते हैं।
पूरे सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन यापन संभव है। आपको मालूम है क्योंकि पृथ्वी पे वातावरण है। भोजन पानी के बगैर हम लोग कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर हम लोग एक सेकेंड नहीं, एक सेकेंड तो जी सकते हैं, कुछ पल के लिए यहाँ पे नहीं रह सकते, क्योंकि हवा नहीं रहेगा तो आप लोग सांस ले ही नहीं सकते हैं। और जहाँ तीन चीज़ें हैं, यानी आपको जल, भोजन और हवा, जहाँ पे ये तीन चीज़ें आपको उपलब्ध है वहीं पे जीवन संभव है। और यही आपका तीनों चीज़ पृथ्वी पे पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी पर मात्र आपको यहाँ पे लोग जीवन यापन करते हैं। उसके बाद हम बात करें, देखिए जल में जो रहने वाले जीव होते हैं उनको हम लोग जलचर बोलते हैं। और जलचर यानी अगर हम बात करें जो जलीय जीव होते हैं उन्हें भी भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें जल में, तो देखिए जल में हवा के अंदर, जल में हवा कैसे आएगा, तो जल में जो हवा होती है वह घुलनशील अवस्था में होती है। जैसे देखिएगा मछली की बात करें तो आपको जल में घुली हुई ऑक्सीजन से वह आपका सांस लेता है, तो आपको जल में भी हवा होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, चाहे वह जलचर हो या पृथ्वी पर रह रहा हो या स्थल मंडल पर रह रहा हो, उसको ये तीनों चीज़ों आवश्यक है जीने के लिए, और तीनों चीज़ आपको यहाँ पृथ्वी पे उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पे जीवन यापन संभव है। यहाँ पे देखिए ये आपका पूरे विश्व का मैप है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये विश्व के मैप में अगर हम बात करें तो जितने भी आपका जल दिख, ये आपका दिख रहा है जल, ये आपका जल वाला क्षेत्र है, जिसने थोड़ा ये आपको ये वाला कलर दिख रहा है, ये आपको जितने पूरा मिलकर ये जल मंडल कहलाता है। और जल मंडल के अंदर आपको महासागर आते हैं, महासागर, उसके बाद सागर, झील, लहर, तालाब, जितने भी जल स्रोत है वह जल मंडल के अंदर आते हैं। तो ये आपका जल मंडल होता है, और ये सभी चीज़ें मिलाकर पृथ्वी के 71% भाग पर केवल जल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि 4 महासागर है। 4 महासागर आप देखिए कौन कौन है, तो आपको यहाँ पे देखिए प्रशांत महासागर है, ये दोनों तरफ है उत्तरी दक्षिणी में। तो ये आप तो एक हो गया प्रशांत महासागर, ये आपका हो गया अटलांटिक महासागर, एक आपका इधर हो गया हिंद महासागर, और फिर आपका एक बच गया कौन, तो आपको आर्कटिक महासागर। तो ये 4 महासागर होती है। जबकि अगर हम बात करें तो 7 महाद्वीप होता है। 7 महाद्वीप कौन होता है, तो पहला यहाँ पे देखिए उत्तरी अमेरिका, दूसरा यहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका, तीसरा आपका अफ्रीका हो गया, चौथा आपका यूरोप हो गया, पांचवा इसमें एशिया हो गया, छठा इसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, और सातवां हो गया अंटार्कटिका। तो ये आपके 7 क्या हैं, तो आपके महाद्वीप है, जबकि 4 इसमें महासागर है। तो ये चीज़ें आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अंतरिक्ष से पृथ्वी पर देखने पे कैसा दिखता है, तो नीला दिखता है। और ये चीज़ें आपको कौन बताया था, तो आपको जब 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, तो उस समय भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी वह थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने ही इनको फ़ोन लगा के पूछा था कि आपको आकाश से जो है पृथ्वी कैसा दिखता है, तो इन्होंने बताया था कि नीला दिखता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्थल मंडल की बात करें, जल मंडल हम देख लिए। स्थल मंडल की बात करें तो पृथ्वी का ऊपरी ठोस भाग जिस पे मिट्टी, कंकर, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार शामिल है, उसे स्थल मंडल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिगर से आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ज़्यादा स्पष्ट में आएगा। एक होता है आपका स्थल संधि और दूसरा होता है जल संधि। तो स्थल संधि क्या होता है, स्थल का वह संकरा भाग जो 2 बड़े स्थल खंडों को जोड़ता है उसे स्थल कंडी कहता है। यानी स्थल संधि जो है आपको स्थलों को जोड़ेगा। यहाँ पे देखिए 2 स्थल है, एक उत्तरी अमेरिका और दूसरा स्थल है दक्षिणी अमेरिका। तो 2 स्थलों को जो यहाँ पे पतला भाग जोड़ रहा है वह होता है स्थल संधि। लेकिन अगर हम जल संधि की बात करें तो यहाँ पे देखिए जल संधि में क्या जोड़े, जैसे स्थल संधि में 2 स्थलों को जोड़ा था, उसी प्रकार जल संधि में 2 बड़े जलाशय को, यानी 2 बड़े समुद्र को, महासागर को जोड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये भारत है और श्रीलंका है। तो ये तो आपका ये स्थल वाला हो गया, स्थल संधि हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे जल संधि की बात कर रहे हैं तो 2 जल, यहाँ पे देखिए एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर। तो यहाँ पे 2 जलाशयों को कौन सा जोड़ा है, यहाँ पे देखिए पाक जल संधि। तो ये आपका हो गया जल संधि, क्योंकि यहाँ पे पतला सा एक सा थोड़ा सा महीन मार्ग है, ये आपका क्या कहलाता है, जो पाक जल संधि कहलाता है। और ये 2 आपको जल संधियों को जोड़ रहा है, यानी 2 जलाशय को जोड़ रहा है, एक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को, इसलिए यह हो गया जल संधि। तो यहाँ पे आप ये दोनों के बारे में आप समझ लिए होंगे। चलते हैं आगे आपका देखेंगे वायुमंडल। वायुमंडल की अगर हम बात करें तो स्थल मंडल और जल मंडल के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक इसमें हवा फैले रहती है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो यहाँ पे अब तीनों देख लिए, वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल। पृथ्वी के चारों ओर हवा घिरा हुआ रहता है। इसमें अनेक प्रकार की गैसें होती है। जैसे हवा जो है गैसों का मिश्रण होता है, तो इसमें बहुत सारा इसमें गैस मिलकर हवा बना है। जैसे इसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन इसमें 3/4%, यानी आपको 3 हिस्सा इसमें क्या है, तो नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन आता है, और बाकी अगर हम बात करें तो इसमें मात्र 1% के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य चीज़ें जैसे गैस और जलवाष्प या धूलकण, ये सब आपको हवा में विद्यमान रहता है। लेकिन नाइट्रोजन जो है इसमें 78%, ऑक्सीजन इसमें रहता है 21%।
और बाकी इसमें आप देख सकते हैं 1% में बाकी चीज़ें आती है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे वायुमंडल की परत। वायुमंडल की परत की बात करें तो आपको मालूम होगा वायुमंडल की 5 परतें होती है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्षोभमंडल, सप्तापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। और ये पांचों को आपको एक क्रम में याद रखना है, क्योंकि ये सजाने के लिए भी दे सकता है। इसमें आपको सबसे निचली आता है क्षोभमंडल और सबसे ऊपर आता है आपको बहिर्मंडल, यानी ये ऐसे रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए फिगर के माध्यम से चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है, यहाँ पे जो आपकी दिख रही है ब्लू वाला लाइन, ये होती है क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में जितने भी मौसम संबंधी घटना होता है, जैसे बारिश आना, बिजली कड़कना, ये सब चीज़ें होती है कहाँ पे, तो क्षोभ मंडल में होती है, तो याद रखिएगा। दूसरा मंडल है समताप मंडल। समताप मंडल में यहाँ पे देखिए ओजोन परत, और ये आपको एक जेटयान दिख रहा है, तो ओजोन यहाँ पे समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। और जितने भी वायुयान चलते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर या आपको प्लेन हुआ, वो सब चीज़ें चलती है समताप मंडल में। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा है मध्यमंडल। मध्यमंडल में उल्का पिंड जो है यहीं पे गिरते हैं, तो यहाँ पे ये देख लीजिए। उसके बाद है आयन मंडल। आयन मंडल की बात करें तो यहाँ पे देखिए आयन मंडल को ही यहाँ पे उष्ण मंडल भी बोला जाता है, और यहाँ पे इसमें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग और रेडियो तरंगे जो है आयन मंडल में ही घूमते रहते हैं। उसके बाद इसमें सबसे देखिए सबसे आखिरी में जो सबसे ऊपर होता है वो यहाँ पे बाह्य होगा, यानी आपको बाह्य मंडल पाया जाता है। बाह्य मंडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको कृत्रिम सेटेलाइट दिख रहा होगा, यानी जितने भी आपको सेटेलाइट होते हैं वो उसको कहाँ पे छोड़ा जाता है, तो आपको बहिर्मंडल आपको छोड़ा जाता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि यहाँ पे कृत्रिम सेटेलाइट कहाँ पे होते हैं, तो बाह्य मंडल में पाए जाते हैं। और बाह्य मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की जो प्रधानता है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये सब चीज़ें आपको अगर क्वेश्चन पूछता है वायुमंडल की परत से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपके बुक में जो चीज़ें दी गई थी उसकी अगर हम बात करें तो सभी जीवों की आवश्यकता यहाँ पे क्या क्या होती है, तो भोजन, पानी और हवा होती है। और ये तीनों जो चीज़ मिलती है वह कहाँ से मिलती है, तो वो आपको मिलती है वायुमंडल से, जिसको यहाँ पे अगर हम बात करें जिसमें जलमंडल, स्थल मंडल और आपके वायुमंडल आते हैं, और इसी को मिलाकर हम लोग बोलते हैं ये जैवमंडल है। तो यहाँ पे आप जैवमंडल का यहाँ पे देख सकते हैं फिगर, इसमें आपको सब कुछ आ जाएगी। यहाँ पे देखिए जल है, हवा भी है, और आपको यहाँ पे भोजन करने के साधन भी है। यहाँ पे देखिए भोजन करने के साधन भी है, इसलिए यहाँ पे इसको जैवमंडल बोला जाता है। तो ये चीज़ें आप देख लिए। अब हम बात करेंगे इसके अभ्यास की, क्या क्या इसमें दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे है कि जीवन पनपता है। जीवन कहाँ पे पनपता है, तो आपको कहाँ पे पनपता है जीवन, तो ये आपको पनपता है कहाँ पे, तो आपको जैवमंडल में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा घ। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो अंतरिक्ष में सबसे पहले जो भारतीय गए थे वह गए थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा की बात करें तो यहाँ पे 1984 में राकेश शर्मा गए थे, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए सुनीता विलियम्स भी गई थी। उसके बाद देखिए शिरीषा बादल भी गई थी। और आपके सबसे पहले अगर विश्व में पूछता, यही क्वेश्चन आपको पूछता कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो ये यूरी गागरिन था जो 1934 में गया था। लेकिन यहाँ पे भारतीय पूछा है तो आपको राकेश शर्मा कब, तो आपको 1984 में याद रहेगा। उसके बाद आगे हम बात करते हैं। अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि जल डमरू मध्य जोड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जल डमरू मध्य यानी जल संधि। तो जल संधि किसको जोड़ता है, दो बड़े जल संधियों को, यानी दो बड़े आपको जलीय क्षेत्र को। तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है दो बड़े जल भागों को, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा। उसके बाद देखिए समताप मंडल होता है। समताप मंडल क्या होता है, तो समताप मंडल में यहाँ पे आपको क्या होता है, तो जलमंडल में, वायुमंडल में, जैवमंडल में या स्थल मंडल में। तो समताप मंडल जो होता है वो आपको वायुमंडल में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला आपका यहाँ पे खाली स्थान भरने के लिए है स्थल का वह संकरा भाग जो दो बड़े स्थलों को जोड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जब दो बड़े स्थलों को जोड़ रहा है तो वह आपको स्थल संधि हो जाएगा। पानी का वह संकरा भाग जो दो बड़े जल राशि को, यानी जलों को जोड़ रहा है, तो आपको यहाँ पे जल संधि हो जाएगा। उसके बाद देखिए चंद्रमा पर हवा पानी नहीं होने के कारण वहाँ पे क्या है, वातावरण संभव नहीं है, यानी आपको जीवन यापन वहाँ पे संभव नहीं है। तो ये आपको चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्थल मंडल, जल मंडल और आपके मैंने समझ लीजिए कि पूरा आपका जैव मंडल यहाँ पे उपलब्ध है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। उसके बाद अगला चैप्टर यहाँ पे है अध्याय नंबर 4, और वह है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्थल रूप में देखिए आपको पढ़ना है यहाँ पे इस बुक में पर्वत, पठार और मैदान। तो पर्वत, पठार, मैदान को चलिए हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं
यहाँ पे देखिए ये आपका है मैदान वाला क्षेत्र। मैदान जो होता है आपको पृथ्वी के समतल भागों में थोड़ा मात्र मान लीजिए इतना ऊंचाई, ज़्यादा ऊंचाई नहीं पाया जाता है, तो ये होता है मैदान। जबकि पठार की बात करें तो देखिए आपको पठार ऊंचा पाया जाता है, लेकिन इसकी जो चोटी होती है वह सपाट होती है। वहीं अगर हम बात करें अगर पहाड़ में, तो पहाड़ जो होता है ये भी बहुत ऊँचा होता है, और इसमें जो आपका पहाड़ की जो चोटी होती है वह संकीर्ण होती है, यानी पतली होती है, तो ये आपका पहाड़ हो जाता है। तो ये पहाड़, पठार और मैदान में आप अंतर समझ लिए होंगे। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। बात करें अगर मैदान की, तो मुख्यतः निचली और समतल भूमि का जो प्रदेश होता है वह मैदान कहलाता है। यह समुद्र से ऊंचा या नीचा भी हो सकता है। कहीं कहीं देखिएगा आपका ज़मीन खाल होता है तो वहीं भी वो भी आपका मैदान ही कहलाता है। परंतु आसपास के जितने भी पठार और पर्वत है उससे वह नीचा नहीं होगा, वह नीचा ही होगा। समुद्र से भले ऊंचा हो सकता है, लेकिन पठार और पर्वत से जो मैदान होता है हमेशा नीचे रहता है। उसके बाद देखिए मैदान 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मैदान होते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे पहला मैदान है अपर्दक मूलक मैदान। यहाँ पे क नहीं अ होगा, यानी आपको अपर्दन मूलक की अगर हम बात करें तो वे मैदान जिसकी रचना अपर्दन के फलस्वरूप हुआ हो उसको अपर्दक मूलक मैदान कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, फिनलैंड का मैदान जो है वह अपर्दक मूलक है, यूरोप का मैदान है, और कनाडा के पूर्वी मैदान का क्षेत्र जो है, ये तीनों जो आपका है वो अपर्दन के फलस्वरूप हुआ है, इसलिए इसको अपर्दक मूलक मैदान कहते हैं। वही हम बात करते हैं दूसरे मैदान। दूसरा यहाँ पे मैदान दिया गया है वह है निक्षेपण मूलक मैदान। निक्षेपण मूलक की बात करें तो जो आपको नदियों और हिमानी या वायु के द्वारा या सागर के द्वारा वह निक्षेपण से हुआ उसको हम लोग बोलते हैं निक्षेपक मूलक मैदान। इसके अंदर देखिए केरल के तट का मैदान और हंगरी का मैदान जो है वो आपको निक्षेपण मूलक मैदान के उदाहरण है। उसके बाद है रचनात्मक मैदान। रचनात्मक की बात करें तो इस प्रकार के मैदानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण होता है। जैसे उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती जो मैदान है वह रचनात्मक मैदान के उदाहरण है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए भारत के उत्तरी विशाल मैदान इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पे भारत के अंदर जो उत्तरी विशाल मैदान है उसमें गंगा का मैदानी भाग, उसके बाद देखिए पश्चिम में पंजाब से लेकर फिर पूर्व में असम तक, यानी आपको सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है ये आपको क्षेत्र को मिलाकर, यानी दोनों क्षेत्रों को मिलाकर भारत का जो है उत्तरी विशाल का मैदान बनता है। तो ये भी याद रखिएगा। और ये जो आपका पूरा क्षेत्र है वो आपको अन्न के लिए, यानी अन्न उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे समझ लीजिए। आगे हम बात करेंगे अगला। यहाँ पे देखिए बिहार का जो अधिकतर भाग है वह गंगा नदी के दोनों तरफ विशाल मैदान के रूप में फैला हुआ है। क्योंकि आप देखे होंगे बिहार का जो ऐसे ऐसे मैप रहता है उसके बीचों बीच आपको गंगा नदी जाता है, और इसी गंगा नदी के आपको इसी के क्षेत्र जो मैदान होता है वही आपको बिहार में गंगा मैदानी भाग के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे अन्न उत्पादन किया जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं आगे पठार की। पठार की अगर बात करें तो आस पास की भूमि से यह ऊंचा होता है। ये आपका देखिए पठार है, और भूमि जो होता है भूमि का लेवल इतना ऊंचा रहता है, तो ये आपको भूमि से थोड़ा ऊंचा रहता है। इसके ऊपर का जो भाग देखिए यहाँ पे सपाट रहता है, और इसकी जो ऊंचाई होती है वह 100 मीटर से लेकर 1000 के मीटर तक होती है। तो ये आपको याद रखना है पठार के बारे में। जैसे जो दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, ये आपको ऐसे पठार आप देखे होंगे तो आपको मालूम होगा। और ऐसे पठारों से देखिएगा हमेशा खनिजें प्राप्त की जाती है। और पमीर का पठार आपको मालूम होगा। पमीर का जो पठार है वो मध्य एशिया में पड़ता है, और ये आपको संसार का छत के रूप में जानते हैं हम लोग पमीर के पठार को। तो ये आपको चीज़ें याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे। अगर हम बात करें पर्वत के बारे में, पर्वत की बात करें तो यहाँ पे देखिए पर्वत का फोटो भी यहाँ आपको लगा हुआ है, देख सकते हैं। इसकी जो ऊपरी सतह होती है वह सपाट नहीं होती है, यानी आपको यह संकीर्ण भागों में होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत आपको संकीर्ण होते हैं, यानी आपको यह पतली इसकी होती है। उसके बाद अगर पर्वत लंबी श्रृंखला के रूप में अगर इसमें फैला हो तो उसे पर्वत श्रेणी कहते हैं। जैसे आप देखिए लंबा रूप में यहाँ पे फैला हुआ है तो ये आपको पर्वत श्रेणी हो गया। लेकिन आपको छोटा सा मान लीजिए एक ही फैला है तो वो आपको पर्वत हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई के कारण उसके शीर्ष भाग पर देखिए हमेशा बर्फ जमता है, लेकिन कम ऊंचाई के कारण जो अरावली पर्वत है उस पर देखिए वहाँ पे बर्फ़ नहीं जमता है। तो ये आपको कारण है बर्फ़ जमने का और नहीं जमने का। उसके बाद देखिए पर्वत जो है पर्यावरण संरक्षण और वर्षा कराने में सहायक होता है, क्योंकि आपको मालूम होगा जो मानसून को रोकता है वह पर्वत ही रोकता है। तो ये आपको बारिश कराने में सहायक होता है और पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होता है। पर्वतों से अनेक सारी नदियाँ निकलती है। जैसे मालूम होगा हिमालय देख लीजिए, हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती है। पर्वत पर खेती करने के लिए क्या किया जाता है, तो पर्वतों को काट कर सीढ़ीदार बनाया जाता है, तब उस पर खेती होता है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। आइए चलते हैं आगे। हम लोग देखने वाले हैं पर्वत के प्रकार। पर्वत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका है वलित पर्वत।
वलित पर्वत की बात की जाए तो इनकी सतह ऊबड़ खाबड़ और शिखर जो होती है इसकी शंकवार होती है। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये हिमालय इसका जो उदाहरण है उसी का यहाँ पे फोटो लगाया गया है। देखिए यहाँ पे बहुत ऊबड़ खाबड़ दिख रहा होगा और इसका जो यहाँ पे देखिए शंकु के आकार का जो है इसकी चोटी रहती है, तो यहाँ पे यही वलित पर्वत होते हैं। वलित पर्वत के सबसे अच्छा उदाहरण है हिमालय पर्वत और एंडीज पर्वतमाला जो आपके अमेरिका में पड़ता है। तो ये आपको दोनों कम से कम याद रखिएगा, वलित पर्वत के उदाहरण, और यही दोनों आपके इस बुक में दिया हुआ है। आगे देखेंगे, अगला है भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत पर्वत की बात करें तो यहाँ पर यह जो पर्वत होता है पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण पृथ्वी में जब दरारें पड़ती है और फिर दो दरारों के बीच में एक पहाड़ उठ जाता है, इस उठे हुए भाग को ही भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सतपुरा की पर्वत। सतपुरा पहाड़ जब कहाँ पड़ता है तो आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, भ्रंशोत पर्वत याद रखिएगा। आगे देखेंगे ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत आपको मालूम होगा, यानी ज्वालामुखी से बनता है। ज्वालामुखी से निकलता है जो लावा और बाकी अन्य चीज़ें, जब वो ठंडा होकर जम जाता है और वह पर्वत का रूप ले लेता है, उसी पर्वत को बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। यहाँ पे सबसे उदाहरण है इटली का वेसुवियस पर्वत। भारत के में अगर हम बात करें तो भारत में मात्र एक ही आपके अंडमान निकोबार में जो है ज्वालामुखी है, जो आपका सक्रिय है और उसी पर्वत पाए जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। बैरन द्वीप, यहाँ पे बैरन आइलैंड नहीं होगा, बैरन द्वीप होगा। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और इसी के द्वारा आपको छोटे छोटे पर्वत जो है आपको अंडमान निकोबार में दिखाई देंगे, तो ये ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से याद रखिएगा, ये चीज़ आपको इस बुक में दिया गया है। आगे हम बात करेंगे, इसमें एक और नोट में दिया गया था इसी बुक में कि वलित पर्वतों के अत्यंत प्राचीन होने से अपर्दन के कारण यहाँ पे ऊंचाई इसकी कम हो जाती है और ऐसी स्थिति में अपशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है। अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है अरावली पर्वत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा वलित पर्वतों के अपर्दन के कारण जो है वह आपको बना है अरावली पर्वत। आगे हम बात करेंगे, अगला इसमें चलिए अब हम इसके अभ्यास को कवर करते हैं। इसमें देखिए क्या क्या दिया है। तो बिहार में सोन नदी किस क्षेत्र से होकर क्षेत्र से होकर बहती है। तो बिहार में जो आती है आपका जो सोन नदी, वह आपको मैदानी क्षेत्र हुए बहती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग हो जाएगा। उसके बाद है कि वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में है। तो वाल्मीकि नगर जो है पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, लेकिन आपको यह देखिएगा तो ये पूर्वी क्षेत्र में है, यानी आपको अगर भारत के मैप इसे बनाइए बिहार का मैप, तो ये आपको यहाँ पे है इधर, तो आपको ये पूर्वी क्षेत्र में आता है। धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी क्या है। तो धान का जो फसल होता है वो आपको चिकनी मिट्टी पे अच्छी होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। पठार की ऊपरी सतह कैसी होती है। तो बताया है कि पठार की जो ऊपरी सतह होती है वह आपके सपाट होती है आपको। उसके बाद संकीर्ण किसका होता है, तो पर्वत का होता है। पर्वतों के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पे पर्वत के कितने प्रकार होते हैं, तो पर्वत के 3 प्रकार होते हैं। अभी हम लोग आपको देखे हैं वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और एक और आपके पर्वत था जो ज्वालामुखी पर्वत था। उसके बाद यहाँ पे खाली स्थान है कि बिहार का अधिकतर भाग नदी के दोनों तरफ मैदानी भाग में फैला हुआ है, तो गंगा नदी, क्योंकि गंगा नदी के दोनों ओर जो है आपको बिहार का मैदान है। उसके बाद देखिए खाली स्थान को संसार का छत, यानी पामीर पठार को संसार का छत बोलते हैं। उसके बाद है पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को क्या कहते हैं, तो आपको पर्वत श्रृंखला यानी पर्वत श्रेणी कहते हैं। शिमला और कश्मीर देश की प्रमुख पर्यटन स्थल के उदाहरण है, यानी पर्वतीय आपको स्थल है और यह पर्यटन के हिसाब से पर्वतीय स्थल के रूप में यह उदाहरण है। प्राकृतिक वातावरण के बदलने का स्वरूप मुख्य कारण बढ़ती क्या है, तो बढ़ती जनसंख्या है। बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है यहाँ पे वातावरण में चेंज देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, चलिए आगे है मिलान करने के लिए। मिलान करने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे है पहले है भ्रंशोत पर्वत। तो आपको अभी पढ़े हैं भ्रंशोत पर्वत में सबसे अच्छा इसका उदाहरण था सतपुरा की पहाड़ी, तो इसका ख हो जाएगा। वलित पर्वत के सबसे आपको बड़ा उदाहरण कौन था, तो आपको हिमालय पर्वत और एंडीज पर्वतमाला, तो यहाँ पे हिमालय दिया है तो आपका घ हो जाएगा। इसमें अगला है प्राचीन पठार। प्राचीन पठार में देखिए यहाँ पे दक्कन आ जाएगा और हम लोग निक्षेपक प्रदान पढ़े हैं, यानी निक्षेपण के द्वारा उत्पन्न, तो ये आपका है हंगरी का मैदान, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। तो ये आप ऐसे इसको याद रखिएगा। चलते हैं आगे, अगला यहाँ पे देखिए अध्याय 5 है और इसमें दिशा चैप्टर है। यहाँ पे अगर हम बात करें दिशा का, तो यहाँ पे देख सकते हैं दिशा मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 4 दिशा होता है, यानी उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण, ये आपको प्रमुख 4 दिशा होती है। लेकिन अगर हम टोटल दिशा की बात करें तो टोटल आपके 10 दिशा होती है। तो 4 दिशा तो आप देख लिए, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। लेकिन उसके अलावा जो 4 है यहाँ पे देखिए, इसके बीच वाला ये जो है, यानी उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, फिर उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, तो ये आपको 4 और ये आपका 4, टोटल यहाँ पे 8 हुआ। उसके अलावा भी आपके अन्य 2 होते हैं, तो वो 2 कौन कौन होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक होता है सिर के
ठीक ऊपर, जिसको आप बोलते हैं जेनिथ। जेनिथ का मतलब ये होता है आपको शिखर, और एक आपका होता है पताल। पताल जो होता है आकाश और पैर के नीचे होता है। तो ये 2 दिशा, और बाकी आप यहाँ पे फिगर में देख लिए 8 दिशा, और ये आपका 2, एक जेनिथ और एक आपका पताल, ये मिलाकर टोटल आपके 10 दिशाएं होती है, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही होता है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए भारत के चारों दिशा में क्या क्या है। आपके एग्जाम, आपके जो बुक में दिया गया है, केवल हम वही बात करेंगे। आपके बुक में दिया गया था कि हाँ भारत के चारों दिशा में क्या क्या है, तो उसमें था कि भारत के उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है। उसके बाद देखिए लिखा था कि पूरब में बंगाल है और पश्चिम में अरब सागर है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये आपके बुक के अनुसार है। उसके बाद देखिए बिहार की, अब उसी प्रकार आपके बिहार के चारों ओर क्या है, तो आप देख सकते हैं बिहार के उत्तर में आपका नेपाल इधर पड़ता है, फिर आपके पूरब में इधर पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में आपके झारखंड है, और पश्चिम में इधर आपका उत्तर प्रदेश है। तो उस हिसाब से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके जो, अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम में मैप से ज़रूर आपके 3 से 4 सवाल देखने को मिलेगा। तो आप मैप से जितने भी बेसिक सवाल है कम से कम उसको जरूर देख के जाइएगा। अगला इसमें है कि भारत के 9 राज्य जो समुद्री सीमा से लगे हुए हैं उसकी चर्चा की गई थी। तो 9 राज्य कौन कौन है, तो गुजरात है, यानी आपके समुद्र किनारे जो लगा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग ऊपर गुजरात से ही शुरू होता है, तो गुजरात, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र आता है, फिर आपको गोवा आता है, फिर आपको कर्नाटक, और यहाँ पे केरल आता है। फिर केरल के बाद जब ऊपर जाइए तो यहाँ पे तमिलनाडु, फिर आपको उड़ीसा, फिर आपका आंध्र प्रदेश, और फिर इधर आपका पश्चिम बंगाल आता है। तो टोटल आपके 9 राज्य जो है समुद्री राज्य से लगे हुए हैं। लेकिन इसमें सबसे जो लंबा तट सीमा है वो आपको गुजरात का है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो त्रिपुरा जो है आपको 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है राज्य है, तो इसलिए त्रिपुरा बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, तो इसको देख सकते हैं। भारत का दक्षिणतम कौन है, दक्षिणतम राज्य जो है आपका तमिलनाडु है। भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। पश्चिम में सबसे ज़्यादा कौन है, तो गुजरात है। और भारत का पूर्वी राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। तो ये आपको, ये चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ से याद रखना है। अब हम बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे चलिए इसके हम अभ्यास को देखते हैं, दिशा के अभ्यास को। तो यहाँ पे देखिए प्रमुख दिशाएं कितनी हैं, तो बताया है कि प्रमुख रूप से 4 दिशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। लेकिन कुल दिशा कितनी है, तो कुल दिशाएं आपके 10 होती है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है, तो बंगाल की खाड़ी अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको भारत का नक्शा बना लीजिएगा ऐसे। तो बंगाल की खाड़ी आपको इधर है, तो ये वाले हिस्सा में है, यानी आपको ये हो गया पूरब, और ये हो गया दक्षिण। ये दक्षिण पूर्व में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका है कि हिमालय पर्वत भारत के किस दिशा में है, तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में पड़ता है। उसके बाद उत्तर तथा पूरब के बीच में कौन सी दिशा होती है, तो उत्तर और पूरब के बीच में देखिए आपका हो गया उत्तर, और ये हो गया आपका पूरब। तो उत्तर पूर्व के बीच में कौन सा दिशा आता है, तो आपको उत्तर पूर्व आएगा। अरब सागर बंगाल की खाड़ी से किस दिशा में है, तो अरब सागर जो है आपका इधर है, और बंगाल की खाड़ी इधर है। तो पूछ रहा है आपको, एक बार फिर से बना देते हैं। देखिए आपका अरब सागर जो है यहाँ पे अरब सागर है, और बंगाल की खाड़ी इधर थे। पूछ रहा है अरब सागर बंगाल की खाड़ी से किस है, तो बंगाल की खाड़ी से इधर है, यानी आपके पश्चिम में है। तो यहाँ पे आपका पश्चिम भरा जाएगा। तो ये से आपको याद रखिएगा, सब आपका मैप का खेल है, मैप याद है तो सब बन जाएगा। उसके बाद देखिए अध्याय 6 है पृथ्वी और ग्लोब। यहाँ पे देखिए क्षितिज क्या होता है, आपके फर्स्ट में पहले ही दिया था ऊपर की क्षितिज क्या है। तो मान लीजिए क्षितिज देखना है, तो सबसे पहले देखिए पृथ्वी के गोल होने के कारण किसी भी स्थान पर खड़े होकर अगर आप कहीं देखते हैं तो ऐसा मालूम प्रतीत होता है कि ज़मीन और आसमान कहीं ना कहीं आपस आकर एक जगह मिल गया है, उसी को क्षितिज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्षितिज का मतलब आप समझ लीजिए। अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी के देखो तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह ही गोल दिखाई देता है। हालांकि आपको पृथ्वी का जो आकार है वो चंद्रमा से बड़ा है, लेकिन जब आप चंद्रमा से भी देखिएगा पृथ्वी को गोल दिखेगा, और आपको ये पृथ्वी से भी देखिएगा चंद्रमा को तो वो गोल दिखेगा। उसके बाद अगला इसमें पॉइंट दिया है कि चांद पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रांग थे। तो यहाँ पर याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए ये आपको मैप दिया गया था पूरा वर्ल्ड का, और इसमें मैप पे आपको इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो आपको इसमें महाद्वीप दिया है, महाद्वीप 7 है, और आपके इसमें महासागर कितने हैं, तो 4 है। तो यहाँ पे पीछे भी हम इन सबको देख चुके हैं। तो यहाँ पे एक बार और देख सकते हैं कि महादेश कौन कौन आते हैं, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, उसको हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं। महासागर में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो महासागर से रिलेटेड है। तो महासागर की बात करें तो महासागरों की जो औसत गहराई होती है वह 4 किलोमीटर तक होती है। सभी महासागर जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और आर्कटिक महासागर जो है बर्फ से ढके होने के कारण इसे उत्तरी और दक्षिणी हिम महासागर के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे आपको जितने भी महासागर है, जैसे देखिए उत्तरी महासागर जो है यहाँ पे देखिए हिंद महासागर से जुड़ा है, फिर हिंद महासागर यहाँ पे अंटार्कटिक से जुड़ा हुआ है, फिर अटलांटिक जो है यहाँ पे आपके प्रशांत से जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद नीचे एक और है आपका यहाँ पे आपको आर्कटिक
महासागर ऊपर है तो यहाँ भी आपको पानी से जुड़ा हुआ है। तो ये सभी महासागर एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े हुए हैं और इसकी औसत गहराई जो है 4 किलोमीटर होती है, तो इसको याद रख सकते हैं। अब हम बात करें देखिए भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा क्या होता है, तो आपको ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है पृथ्वी, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका है विषुवत रेखा, तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है वो भूमध्य रेखा कहलाती है। यह सबसे बड़ा जो है वृत्त कहला होता है। यहाँ पे देखिए आप मैप में ये जो है आपका पूरा विश्व का मैप है, आपका पृथ्वी का मैप है। पृथ्वी की अगर हम बात करें देखिए ये आपका जो 0 डिग्री है जो बीचों बीच काट रहा है, यही आपके भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री आपका अक्षांश होता है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा ऊपर आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको 23.5 डिग्री पड़ेगा, ये कर्क रेखा होता है, और कर्क रेखा जो होता है वो 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ होता है, और इसी आपके कर्क रेखा पर आपको भारत है, तो यहाँ पे भारत को भी देख सकते हैं। उसके बाद ऊपर जाइएगा तो 66.5 डिग्री जो है आपको आर्कटिक वृत्त होता है। उसके बाद आपके उत्तरी ध्रुव होता है सबसे ऊपर होता है, और इसी में आपके अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है। तो ये आपको देखिए ये आपके जो 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा था उसी के समानांतर जो रेखा है वो आपको कहलाती है अक्षांश रेखा है, जबकि यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे है, तो इसको जो मिलाने वाली रेखा है वो रेखा कहलाती है कौन सा, देशांतर रेखा। तो ये देशांतर रेखा है, और आपको यहाँ पे अक्षांश रेखा देख लिए होंगे। तो अक्षांश जो रेखा है ये वाली जो आपका रेखा है वो टोटल 180 है, जबकि यहाँ पे देशांतर जो रेखा है ऐसे ऐसे वाली ये आपको 360 है। तो यहाँ पे संख्या भी याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम इस पॉइंट की जो दिया गया था आपके एग्जाम में, आपके एक बुक में जो दिया गया है कि भूमध्य रेखा से उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश की ओर जाने पर अक्षांश रेखाएं छोटी हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको भूमध्य रेखा ये वाली है, भूमध्य रेखा से ऊपर जाइए या नीचे जाइए तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका भूमध्य रेखा की जो आपके समानांतर जो रेखा अक्षांश रेखाएं है ये आपको छोटी होती जा रही है। तो यही पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे छोटी होती जाती हुई, चाहे वह भूमध्य रेखा से उत्तर में जाइए चाहे वह दक्षिण में जाइए। हालांकि आपको अगर हम बात करें अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह सभी जगह समान होती है, और वह होती है 111 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखिएगा। जबकि वही चीज़ें हम देशांतर के रूप में देखें तो देशांतर रेखाओं की जो होती है, अगर हम बात करें इसका जो लंबाई होता है वह सभी जगह एक समान होता है। लेकिन अगर हम बात करें देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो इसका जो सबसे ज़्यादा दूरी होता है वह आपको भूमध्य रेखा पर होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये आपको देशांतर रेखा है, यहाँ पे क्योंकि यह फैला हुआ है तो यहाँ पे इसका दूरी सबसे ज़्यादा है। लेकिन जैसे आपको यह जाइएगा उत्तरी ध्रुव की ओर या आपको दक्षिणी ध्रुव की ओर तो वहाँ पे यह पतला होते जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये आपको देखिए यहाँ पे ये पतला होते गया है, तो पतला होता गया तो यहाँ पे कम हो गया, और सबसे चौड़ा भूमध्य रेखा के पास है तो यहाँ पे लंबाई ज़्यादा होगा और यहाँ पे लंबाई कम होगा। तो ये आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होती है, वह समान होती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई, क्योंकि ये अक्षांश रेखा है जैसे जैसे आपको इसमें रहता है, इसकी लंबाई सभी जगह समान रहती है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अभी यहाँ पे हम बात किए हैं। उसके बाद देखिए ये जो आपका 90 डिग्री उत्तरी जो आपका सबसे ऊपर था वह उत्तरी ध्रुव होता है, और 90 डिग्री जो दक्षिणी होता है वो आपको अक्षांश रेखा है वह दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। और ये जो आपका दोनों अक्षांश है वह एकमात्र आपका बिंदु है, तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें कुल देशांतर कितना था, तो आपके 360 कुल देशांतर थे। इसमें जो 0 डिग्री देशांतर है उसको प्रधान देशांतर या आपको प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं। यह इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरता है और यहीं से आपके समय मापा जाता है पूरे विश्व में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये तो 0 डिग्री देशांतर है आपके कहाँ पे, तो इंग्लैंड में। लेकिन अगर सभी देशों में भी आपके अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम भारत में बात करें तो भारत का जो मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। ये जो आपका आपको जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उसका ट्रिक भी है, जैसे उमछुआ। अगर हम बात करें देखिए उससे आपका उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका आता है कौन, तो आपको उड़ीसा, और फिर आपके आंध्र प्रदेश। तो ये आपके 5 जो राज्य है वहीं से आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं गुजरती है। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे यह बुक में आपका नहीं दिया था कि आपको 5 राज्यों से गुजरता है, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं। भारत का जो मानक समय रेखा है वह ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। यानी आपको समझ लीजिए कि ग्रीनविच में अभी आपका 12 बजा हुआ है, तो अभी 12 आपके भारत में 5.5 आपको बजा हुआ है। तो ये चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे 180 डिग्री देशांतर रेखा को, तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, दिया था जो आपके बुक में कि देशांतर रेखा की लंबाई सभी जगह क्या होती है, समान होती है। अभी बताएं कि देशांतर रेखा जो होती है वह सभी जगह इसकी लंबाई जो होती है एक समान होती है, और 2 देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वह विषुवत रेखा पे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे चौड़ा है तो यहाँ पे ज़्यादा होगा। वहीं यहाँ पे देखिए पतला हो गया है तो यहाँ पे यह
जो इसकी बीच की दूरी है वह कम हो जाती है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति दर्शाने के लिए समय निश्चित करने के लिए देशांतर का ज्ञान आपको होना आवश्यक है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो देशांतर रेखा होती है वह समय का ज्ञान कराती है। पृथ्वी के एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक अगर जा रहे हैं तो उसमें आपका 4 मिनट का समय लगता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। अक्षांश रेखाएं की अगर हम बात करें तो अक्षांश रेखाओं से हमें किसी समय का तापमान पता करते हैं, देशांतर रेखाएं से किसी स्थान का हम लोग समय पता करते हैं, और अक्षांश रेखा, ये आपका अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, ये दोनों जहाँ पर जाके मिलती है हम लोग वहाँ से हम लोग उस स्थिति का जो है पता चलते हैं कि यह स्थिति कहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें तीनों आप देख लिए होंगे। अक्षांश रेखा जो है तापमान बताती है, देशांतर रेखा समय बताती है, और दोनों जो यहाँ पे जाके मिलती है वहाँ पे उस समय की स्थिति बताती है कि यहाँ यह आपका स्थान कहाँ पे पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखिएगा तीनों के बारे में। आगे अब हम बात करेंगे आगे, यहाँ पे हम ऊपर देख ही लिए थे कटिबंध को। यहाँ पे जो कटिबंध होता है आपको उष्ण कटिबंध, यहाँ पे जैसे एक बार और देख लीजिए, जैसे यहाँ पे सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो सूर्य किरणें जो होती है वो आपको ये वाला जो क्षेत्र है भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, यानी आपको 23.5 डिग्री से पहले नॉर्थ में और 23.5 डिग्री से ऊपर आपके यहाँ पे साउथ में, तो ये वाला जो क्षेत्र है वो आपको विषुवत रेखा के क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पे जो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे गर्मी होने के कारण इसको उष्ण कटिबंध बोला जाता है। तो यहाँ पे ये उष्ण हो गया, और जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे तिरछी पड़ती है तो आपको सम और उष्ण, यानी सम और माने समशीतोष्ण, यानी उष्ण और आपके उष्ण भी और आपके शीत भी, तो इसलिए समशीतोष्ण हो गया। और यहाँ पे किरणें तिरछी पड़ती है तो यहाँ पे केवल तिरछे पर के ऐसे भाग जाती है तो यहाँ पे केवल ठंडा पड़ता है, इसलिए यह आपके शीत कटिबंध हो गया। तो यहाँ पे आप इसको एक बार देख भी लेते हैं कि उष्ण कटिबंध की बात करें तो कर्क और मकर रेखाओं के बीच अन्य अक्षांशों की तुलना में सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ती है, इसी कारण इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। और इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ये आपको इसलिए बोला जाता है उष्ण कटिबंध। उसके बाद देखिए समशीतोष्ण है। समशीतोष्ण में बात करें तो यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, यहाँ जाड़े में आपको ठंडी पड़ती है और गर्मी में तापमान यहाँ पे अधिक रहता है, इसलिए यहाँ पे समशीतोष्ण, यानी आपको शीत भी और उष्ण भी पड़ता है, तो ये इसलिए इसको समशीतोष्ण बोलते हैं। उसके बाद अगर शीतोष्ण की बात करें तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी ध्रुव के में सालों भर जो है यहाँ पे ठंडा पड़ती है, इसलिए इसको शीत कटिबंध कहते हैं। और अभी बताए हैं ध्रुव पर कि ध्रुव पे 6 महीना का रात होता है और 6 महीना का दिन होता है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखिएगा इससे। अब हम चलिए यहाँ पे देखते हैं आपके अभ्यास को। अभ्यास में यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपका है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो आपको 4 मिनट का समय लेता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, तो आपको बताए हैं कि सबसे अधिक गर्मी जो पड़ता है आपको ऑप्शन के अनुसार में देखिए उष्ण कटिबंध में पड़ता है, क्योंकि उष्ण कटिबंध जो होता है आपको कहाँ पे, तो आपको विश्व जो भूमध्य रेखा होता है वो वाला होता है, तो उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उसके बाद देखिए कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो है वह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है कर्क रेखा, तो आपको ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। जबकि 23.5 डिग्री दक्षिण जो होता है वह मकर रेखा होता है, तो यहाँ पे कर्क रेखा पूछा है तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं आगे। अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब की ओर जाने पे क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से अगर आप पूरब की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एक तिथि जो है घट जाती है, तो यहाँ पे पूरब की ओर जाने पे एक तिथि घट जाएगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ख हो जाएगा। वहीं अगर आप पश्चिम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एक तिथि बढ़ जाती है, तो यहाँ पे पूरब पूछा है तो वहाँ पे एक तिथि घटा दी जाएगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ख हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला आपका यहाँ पे देखिए खाली स्थान भरना है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा, तो यहाँ पे आपका मकर हो जाएगा। 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो जाएगा। पृथ्वी पर कुल कितने ताप कटिबंध है, तो यहाँ पे 3 हम लोग अभी देखे हैं कि कटिबंध है। उसके बाद पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर रेखाएं खींची जाती है, तो आपको कुल देशांतर जो है 360 है, जबकि अक्षांश जो है 180 है, तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे कि रेखाओं की मदद से समय का ज्ञान होता है, तो समय के ज्ञान के लिए आपको देशांतर रेखा का आपको मालूम होना चाहिए, देशांतर से समय, जबकि अक्षांश से हम लोग तापमान को मापते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आप थोड़ा अभ्यास करके जाइएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा। अब हम चलेंगे अध्याय 7। अध्याय 7 में दिया गया है मानचित्र अध्ययन। तो चलिए हम लोग अब मानचित्र अध्ययन चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि मानचित्र बनाने हेतु 3 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखनी पड़ती है, और वह कौन 3 बातें हैं। तो पहला आपका कि मापक का उपयोग आना चाहिए, उसके बाद संकेतों का ज्ञान होना चाहिए, और उसके बाद दिशा का निर्धारण होना चाहिए। यहाँ पे दिशा छूट गया है तो आप दिशा लिख लीजिए, यानी आपको दिशा का निर्धारण आना चाहिए, मापक का उपयोग आना चाहिए, और संकेत का ज्ञान अगर आप आता है तो आप
समझ लीजिए कि आपको मानचित्र समझने में और बनाने में सहायता होगी। उसके बाद मानचित्र के प्रकार है। तो मानचित्र की प्रकार की हम बात करें तो मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं और आप लोग हमेशा देखे होंगे। आप कोई भी बुक देखिएगा जो मैप रहता है उसमें, या मैप खरीदे होंगे तो आप जाते होंगे मैप खरीदने, उधर भी देखते होंगे। तो एक आपके होता है फिजिकल मानचित्र, यानी जिसको भौतिक मानचित्र बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर इस मानचित्र में यानी भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर को दर्शाया जाता है। वैसे आपका जो मानचित्र होता है वह भौतिक मानचित्र होता है। एक होता है पॉलिटिकल आपको मानचित्र, यानी आपको राजनीतिक मानचित्र। इसमें क्या होता है तो यहाँ पे देखिए, जिस मानचित्र में गांव, शहर, राज्य, देश एवं विश्व के विभिन्न देश तथा उसकी सीमाओं को दर्शाया जाए वो मानचित्र कहलाते हैं राजनीतिक मानचित्र। इसके अलावा एक और मानचित्र होता है, जैसे देखिएगा भूगोल का चैप्टर खोलिएगा या आपका मैप का किताब रखे हैं उसको खोलिएगा, एक आपको ऐसा मैप दिखेगा, मान लीजिए कोई विशेष बनाया गया हो, जैसे जनसंख्या के लिए बताया गया हो कि हाँ यहाँ पे जनसंख्या है, या पठार के लिए दर्शाता है तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पठार है तो यहाँ पे केवल पठार बता देगा, यहाँ पे पठार बता देगा, यहाँ पे पठार बता देगा। तो ये आपको क्या हो गया, तो थीमेटिक, इसको बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र। जैसे आपको देखिएगा जलवायु के लिए एक अलग से स्पेशल बनाएगा, वनस्पति के लिए एक अलग से बनाएगा, जनसंख्या के लिए अलग से बनाएगा, या वर्षा के लिए बनाता है। तो इस आधार पे अगर कोई मानचित्र है तो समझ लीजिए कि वह थीमेटिक अभियान, उस मान लीजिए उस एक आपका थीम के ऊपर बना रहा है तो वो आपको हो गया थीमेटिक। और यहाँ पे आप देख लीजिए पॉलिटिकल में आपको नदियाँ, गांव, राज्य रहेगा, जबकि यहाँ पे राजनीति आपको उसके ऊपर भौतिकी में पर्वत, पठार, मैदान रहेगा। तो ये आपके 3 प्रकार के हो गए। अब हम बात करेंगे, देखिए मानचित्र में रंग का प्रयोग, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछता है कि आपके मानचित्र में जो है नीला रंग क्यों दर्शाया जाता है। तो नीला रंग जो है जलाशय को दिखाता है। अगर याद नहीं तो ऐसे याद रखिए कि आपको मालूम होगा जो पृथ्वी जो हमको नीला दिखता है क्यों दिखता है, तो आपको जल के कारण, तो जल दिखने के कारण इसलिए जो है आपको मानचित्र में नीला रंग दिखाया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है पर्वत को दिखाने के लिए भूरा रंग से का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार अगर पठार को दिखाना है तो पठार को पीला रंग से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों आपको हमेशा याद रखें, बहुत कन्फ्यूजन रहता है। पर्वत है तो भूरा रंग से, पठार है तो पीला रंग से। उसके बाद देखिए मैदान को अगर दिखाना है तो मैदान को मानचित्र में हरा रंग से दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हरा भरा होता है यह मैदान, तो आपको ये याद रहेगा और जलाशय याद रहेगा। मेन ये 2 चीज़ें याद रखना है, पर्वत भूरा और पठार जो होता है वह पीला होता है। अब हम बात करेंगे देखिए कुछ संकेत का। देखिए आपको मैप में कुछ यहाँ पे, अब उतना बड़ा मैप में एक मतलब एक छोटे मैप में पूरे दुनिया को समेटने के लिए उसमें संकेतों का उपयोग जरूरी होता है। तो यहाँ पर जैसे देखिए, ये ऐसे अगर समझ लीजिए कि अगर मैप में ऐसा चित्र बनाया हुआ है तो समझ लीजिए वह रेलवे लाइन का है। ऐसा अगर बनाया है तो समझ लीजिए वह पक्की सड़क है। अगर यहाँ पर देखिए इसमें डॉट डॉट किया है तो समझ लीजिए वह कच्ची सड़क है। तो ऐसा संकेत देकर भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे देखिए अगर आपको दे दे कि हाँ ये वाला किसका आपका किसको दर्शाता है मानचित्र में, तो वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दर्शाता है। जबकि राज्य को दर्शाने के लिए देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पतली है और यहाँ पे ये राज्य को दर्शाएगा। उसके बाद देखिए जिला को दर्शाने के लिए देखिए यहाँ पे कैसा प्रयोग किया है, केवल आपको ऐसे ऐसे कर दिया है तो ये जिला को दर्शाएगा। उसके बाद देखिए नदी को दर्शाने के लिए, तो नदी वाला तो आसान रहता है, आपको मालूम होगा। उसके बाद देखिए नहर को दर्शाने के लिए यहाँ पे आपको इस टाइप का, इसमें नल के टाइप का बनाया गया है तो ये आपका नहर हो जाएगा। घास को दिखाने के लिए देखिए आपको इसका प्रयोग किया गया है। पेड़ को दिखाना है तो आपको ऐसे दिखाना है। अगर सड़क पे कोई पुल है तो ऐसे दिखाना है, तो इसको मैप में ऐसे दिखाया जाता है। उसके बाद देखिए जो होता है गिरजाघर को आपको ऐसे दिखाना पड़ता है। मस्जिद को देखिए ऐसे, मंदिर को ऐसे। तो ऐसे ऐसे आपको संकेत का जो है ज्ञान होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे कुआं का देखिए कैसे दिखाया है, कुआं को आपको ऐसे दिखाना है, तालाब को देखिए ऐसे दिखाना है। तो ये चीज़ें आपको अगर दिखा रहा है मैप पे तो समझ लीजिए ये सब संकेत है। आगे हम बात करेंगे अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग अभ्यास को। अभ्यास की बात करें तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि ज़मीन के बड़े भूभाग को कागज़ पर दिखाने के लिए क्या मतलब कैसा प्रयोग करते हैं। तो ज़मीन का मान लीजिए बड़ा भूभाग है उसको दिखाना है कागज़ पर, तो हम लोग छोटा मापक प्रयोग करेंगे ताकि सब उसी में समा जाएगा, तो आपका ये छोटा हो जाएगा। जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान आए उसको क्या बोलते हैं, तो ये बताए हैं, वो आपका भौतिक मानचित्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। मानचित्र में मैदानों को दर्शाते हैं, तो मैदान आपको हरा भरा होता है तो यहाँ पे हरा रंग आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है, तो मानचित्र में दक्षिण दिशा कहाँ पे होती है। जैसे मानचित्र आपको देखिएगा ऐसे, तो मानचित्र में जो दक्षिण दिशा होती है वो हमेशा नीचे की होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ हो जाएगा। मानचित्र निर्माण में ध्यान क्या क्या रखना चाहिए, तो आपको संकेतों का ज्ञान होना चाहिए, दिशाओं का निर्धारण आना चाहिए और मापा का उपयोग आना चाहिए। यानी आपको तीनों चीज़ अगर आता है तो आपको मानचित्र समझने में आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे खाली स्थान भरना है कि मानचित्र में जलीय भाग को किस रंग से दिखाया था। जलीय भाग आपको नीला है, यानी आपको तो नीला हो जाएगा। मानचित्र में उत्तर दिशा हमेशा कहाँ होता है, तो मानचित्र मान लीजिए ऐसे होता है तो उत्तर दिशा ऊपर रहता है, यानी आप यहाँ पे
ऊपर, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जनसंख्या मानचित्र क्या है, यानी आपको देखिए यहाँ पे एक थीम के ऊपर बनाना है तो यह थीमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में थीमेटिक हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। अगला आपका यहाँ पे चैप्टर है हमारा राज्य बिहार, बहार नहीं, यहाँ पे इसको बिहार कर लीजिए। तो हमारा राज्य बिहार, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे बिहार के बारे में विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए बिहार जो है पूर्वी भारत में राज्य है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मैप में, बिहार जो है आपका पूर्व, यहाँ पे पूर्व में पड़ता है। तो बिहार जो है पूर्वी राज्य का भाग पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए बिहार का आप मैप में देख सकते हैं। तो बिहार का यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका चौहद्दी है, उत्तर में नेपाल पड़ता है, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे आप मैप याद रखिएगा। और आपको बिहार से जो है बेसिक क्वेश्चन कम से कम आना चाहिए ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन पाए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम पूछे आपको एग्जाम में कि बिहार की आकृति कैसे है, तो आपको आयताकार है। जैसे आप मैप पे देख सकते हैं, ये आपका जो बिहार है वो आपको आयताकार रूप में ऐसे 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 और ऐसे है। तो ये आपका आयताकार हो गया। तो बिहार की आकृति कैसी है, तो आयताकार है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। आपको पूरा एग्जैक्ट याद रहना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है, बिहार का स्थान कितना है, तो आपको 12वां स्थान है। जबकि आपकी पिछले क्लास हम लोग कवर करते ईवीएस, तो वहाँ पे था कि आपको बिहार का जो स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से कितना है, तो आपको वह 3रा स्थान है। पहला स्थान जनसंख्या में कौन आता है, तो आपको कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम ये पिछले क्लास में बता चुके हैं। अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम की लंबाई बिहार में कितनी है, तो आपको 483 किलोमीटर है। जबकि उत्तर से दक्षिण जो है वह 345 यानी आपको 345 किलोमीटर है। तो ये आपको ये लंबाई भी याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें लिंगानुपात बिहार में कितना है, तो बिहार में लिंगानुपात 918 है। यानी आपको 1000 पुरुष पे अगर हम बात करें तो 918 महिला है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 है। यानी 1 किलोमीटर में अगर हम बात करें तो 1106 आदमी रहता है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक साक्षरता बिहार में किस जिला का है, तो रोहतास का है। और न्यूनतम साक्षरता किसका है, तो पूर्णिया का है। तो ये आपको जो देख रहे हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार ये सभी चीज़ें यहाँ पे तय की गई है। उसके बाद अगर हम बात करें कि बिहार का अगर बात करें तो बिहार का जो है राजकीय चिन्ह क्या है, तो बिहार का राजकीय चिन्ह आपका आते हैं कौन, तो बोधि वृक्ष। राजकीय पशु क्या है, तो आपको बैल है। राजकीय पक्षी क्या है, तो गौरैया है। जबकि राजकीय फूल क्या है, तो आपके गेंदा है। राजकीय मछली होता है कौन, तो देसी बांगुर बुलाया जाता है। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें प्रतीक चिन्ह जो है बिहार का क्या है, तो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष जो बनाया गया है वहीं आपके बिहार का जो है प्रतीक चिन्ह है। तो यहाँ पे ये सब आपको बिहार से थोड़ा याद रखना है। अब हम बात करेंगे अन्य चीज़ें बिहार के बारे में थोड़ा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हम बिहार राज्य की बात करें तो बिहार मतलब एक राज्य है। इसमें आपके 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडलों के मिल के एक बिहार राज्य बना है और 38 जिला मिलकर आपके 9 प्रमंडल बने हैं। यानी आपको 38वां जो जिला नवीनतम है यह आपका इसमें अरवल जिला है, तो याद रखिएगा। उसके बाद अनुमंडल की संख्या 101 है और पूरा अनुमंडल मिलके आपको 38 जिला बना है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रखंड का, तो प्रखंड जो है आपके 534 है और 534 प्रखंडों को 101 अनुमंडल में शामिल किया गया है। पंचायत की बात करें तो 8386 पंचायत है और ऐसा मिलकर प्रखंड बनाया गया है 534। गांव है 45,105 और इसको मिलाकर 8386 आपके पंचायत बनाया गया है। तो ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक है आपको मैप से, और आपको बिहार के बारे में ये चीज़ें मालूम होना चाहिए। तो ये सब आपको बेसिक जानकारी याद रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। चलिए चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे पॉइंट है कि बिहार की जलवायु कैसी है। तो बिहार की जलवायु आपके मानसूनी है, जो किताब में दिया गया था उसी के अनुसार आपकी तथ्यों को रखा गया है। अगला है बिहार के पूर्व में अगर हम बात करें तो बिहार के जो पूर्व हिस्से में है वहाँ पे गर्म और आर्द्र जलवायु पाया जाता है। वहीं अगर हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करें बिहार के, तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में गर्म और शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो ये आपके दोनों जलवायु के बारे में इतना पॉइंट दिया गया था, तो याद रखिएगा। उसके बाद बताया गया था कि बिहार में जो औसत तापमान होता है वह 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि गर्मियों में यह बढ़कर 40 से भी ज़्यादा हो जाता है। अभी वर्तमान में तो आपको 44 चला गया था जून में, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब हम बात करें आगे वर्षा का मौसम की अगर बात करें बिहार में, तो वह जून के तीसरे सप्ताह से, ऐसा माना जाता है कि मानसून जो आता है बिहार में वह 15 जून को आता है। तो यह जून को तीसरे सप्ताह से शुरू होकर यह अक्टूबर तक चलती है। तो ये हालांकि इस बार मानसून लेट था, तो लेकिन अभी तीसरे सप्ताह याद रखिएगा। अगला आपका पॉइंट है कि बिहार में बाढ़ का स्रोत क्या है। तो बिहार में बाढ़ जो आती है वह गंडक नदी से, बागमती, कमला, बकैया, करेह, महानंदा और कोसी, ये जो नदियां हैं ये सभी के सभी नेपाल से आती है और यही आपके बिहार में जो है बाढ़ का स्रोत आपको कारण है। अगला इसमें पॉइंट है कि बिहार में खेती, प्रमुख खेती क्या है। तो प्रमुख खेती जो बिहार की होती है वह आपकी धान होती है। उसके अलावा अन्य भी उत्पाद होता है,
जैसे जो फेमस है उसमें अगर हम बात करें, जो आपके बुक में दिया गया था कि आपके तंबाकू के मामले में, उत्पादन के मामले में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो आपको उसमें 3 जिला दिया गया था, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। गन्ना के मामले में बात करें तो गन्ना में अगर हम बात करें तो छपरा, सिवान, गोपालगंज, चंपारण का जो हिस्सा है उसमें गन्ना का उत्पादन होता है। जूट के मामले में बात करें तो पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार में अगर हम बात करें कितने % वन है पूरे भूभाग पर, तो बिहार के अगर हम बात करें तो मात्र 6.4% भूभाग पर ही वन है। और वन क्षेत्र वाला अगर बिहार में राज्य अगर हम जिला देखें तो अररिया जिला है, पूर्णिया, जमुई, बांका, गया, नवादा, राजगीर और कैमूर। तो ये आपका थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा वन पाया जाता है, तो ये अब चीज़ें याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, एक आपके किताब में दिया गया था सरायसा खैनी, जो सरायसा तंबाकू। ये सरायसा तंबाकू क्या है, तो आपको एक सरायसा जो है यह आपका, इसका जो संबंध है तंबाकू उत्पादक क्षेत्र से है। तो ये कौन क्षेत्र आते हैं, तो उत्तर बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये 3 जिला याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर। तो ये 3 जिले में जो वहाँ पे खैनी लोग उत्पादन करते हैं, तो इसी आपको संयुक्त रूप से ये जो यहाँ का क्षेत्र जो उत्पादन होता है, वहीं यहाँ का खैनी जो होता है वह सरायसा तंबाकू कहलाता है, जो बहुत फेमस और बहुत अच्छी क्वालिटी की होता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला हम पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे चीनी और गुड़ का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो वह पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज को जो जिला है, यहाँ पे आपको चीनी का उत्पादन, यहाँ की चीनी की मिलें ज़्यादा होती है। यहाँ से याद रख सकते हैं। बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है देश का, और बाघ के लिए अगर बिहार में बात करें तो बाघ के लिए एक वाल्मीकि जो है अभयारण्य है, कहाँ पे, तो पश्चिमी चंपारण में है। और यहाँ पे बहुलता है बाघ की, यहाँ में यानी आपको यहाँ पे बाघ संरक्षण भी होता है, कहाँ पे, तो वाल्मीकि आपको अभयारण्य में। और यहाँ पे उसके अलावा बाघ के अलावा इसमें अगर देखें तो जंगली सुअर, हिरन और भालू, इसका भी यहाँ पे ज़्यादा संख्या है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब हम देखेंगे इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए कैमूर में भी एक अभयारण्य है जिसका नाम है उसमें कैमीर अभयारण्य। नालंदा में एक है राजगीर अभयारण्य। गया में एक है आपके गौतम बुद्ध अभयारण्य। यहाँ से थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो गया है, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि रोहतास में है कैमूर अभयारण्य, नालंदा में है राजगीर अभयारण्य, गया में है गौतम बुद्ध अभयारण्य। उसके बाद देखिए खड़गपुर की बात करें तो खड़गपुर में है भीम बांध अभयारण्य, ठीक है, भीम बांध अभयारण्य। उसके बाद हम बात करें बेगूसराय में आपके पड़ता है कौन, तो आपके कांवर झील। उसके बाद हम बात करें पटना, तो पटना में पड़ता है आपके संजय गांधी जैविक नेशनल उद्यान। उसके बाद अगर हम बात करें दानापुर के निकट अगर हम बात करें तो सैनिकपुर छावनी के निकट एक उसमें साइबेरियन क्रेन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पाया जाता है दानापुर में। यहाँ पे मिलान इधर उधर हो गया है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम बता दिए हैं कि रोहतास में है कैमूर, नालंदा में है राजगीर, गया में है गौतम बुद्ध, खड़गपुर में है भीम बांध, बेगूसराय में आपके हैं कांवर झील, पटना में है संजय गांधी जो चिड़ियाघर है, उसके बाद दानापुर में है सैनिक छावनी के निकट साइबेरियन क्रेन। तो ये सब चीज़ें थोड़ा इधर उधर है, लेकिन आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे साइबेरियन क्रेन का। तो साइबेरियन जो क्रेन है आपके दानापुर में, यहाँ पे आपको सरकार के द्वारा यहाँ पे एक टावर बनाया जा रहा है देखने के लिए, तो उसका नाम है वॉच टावर। तो वॉच टावर कहाँ बन रहा है, वो दानापुर में। किस लिए बन रहा है, तो जो सैनिक छावनी के निकट है साइबेरियन क्रेन, उसको यहाँ पे देखने के लिए। अब हम बात करेंगे बिहार की जनसंख्या कितनी है। तो बिहार की जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार 10,38,04,637 है, लेकिन अभी वर्तमान में जनसंख्या हुआ है तो उसका अभी याद नहीं रखना है। उसके अनुसार तो आपको 12 करोड़ प्लस हो जाएगा, तो उसको नहीं, यहाँ भी जो वर्तमान में 11 के अनुसार उसी को हम लोग डाटा रखेंगे। उसके बाद है कि बिहार में ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, तो बिहार में ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं। और बिहार का सबसे बड़ा जो नगर है वो पटना है, और पटना में 20 लाख की आबादी है, यह आपके डाटा बताया गया है। उसके बाद हम अगला चैप्टर देखेंगे बिहार दर्शन, ये आपका अध्याय 10 है। और इसमें जो चलिए हम देखते हैं कौन कौन फैक्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहला फैक्ट है कि महाबोधि मंदिर कहाँ है, तो ये बोधगया में है, और ये विश्व के धरोहर में शामिल है। यहाँ पे कब शामिल किया गया था, तो 2002 में शामिल किया गया है। इसको बनाया गया है अशोक के द्वारा, जो अशोक ने 260 ईसा पूर्व में महाबोधि मंदिर को बनवाया था। एक और इसमें देखिए महाबोधि वृक्ष वही है जो आपको जहाँ पे आपको भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ये बोध गया में पड़ता है। लेकिन वर्तमान में अभी महाबोधि वृक्ष नहीं है। इसको एक आपका एक शासक था जिसका नाम था शशांक ने ही महाबोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो यहाँ पे ये आपको बोध गया में ही था, और महात्मा बुद्ध को यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महाबोधि मंदिर के बगल में एक सरोवर है जिसका नाम है मुचलिंद सरोवर। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद एक मंदिर है विष्णुपद मंदिर की बात करें तो यह आपके बोध गया में फल्गु जो नदी है उसी के तट पे बसा हुआ है। यह आपको कौन सा, तो आपको विष्णुपद मंदिर।
और ये आपको भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। और भगवान विष्णु के लिए यहाँ पे विष्णु पद जो है, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का यहाँ पे पद चिन्ह है। और विष्णु पद मंदिर को बनवाया है किसने, तो अहिल्याबाई ने। और ये विष्णु पद मंदिर काले पत्थर से बना हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, तो ये बोधगया में है। यहाँ पे विष्णु पद मंदिर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के दिन 15 दिनों का यहाँ पे एक मेला रहता है जिसका नाम है पितृपक्ष मेला। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं। जल मंदिर, जल मंदिर कहाँ पे है, तो जल मंदिर जो है आपके पावापुरी में पड़ता है, या यहाँ पे देख सकते हैं जल मंदिर यहाँ पे आपके पावापुरी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर हम पावापुरी की बात करें तो पावापुरी किस लिए फेमस है आपको मालूम होगा, महावीर स्वामी का जो है यहीं पे आपको वहाँ परिनिर्वाण हुआ था। नवादा की बात करें तो नवादा में एक जलप्रपात है जिसका नाम है ककोला जलप्रपात, जो ठंडा पानी के लिए प्रसिद्ध है, तो इंपॉर्टेंट है। राजगीर की बात करें तो राजगीर जो है चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है, इसलिए वहाँ पे गर्म पानी का स्राव होता है। और आपको मालूम होगा राजगीर में ही एक गर्म जलकुंड है जिससे हमेशा गर्म पानी आता है। इसके अलावा राजगीर में जो है एक मनियार मठ है और एक जरासंख अखाड़ा है। ये सब चीज़ें जो हम बता रहे हैं आपको किताब में हू बहू दिया है, तो आपको इसको इग्नोर एक भी पॉइंट नहीं करना है, कोई भी पॉइंट आपसे एग्जाम में आ सकता है। आगे देखेंगे नालंदा का। नालंदा की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय आपको मालूम होगा, इसको कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं सदी में बनवाया था और यह ज्ञान विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विख्यात है। अब हम बात करेंगे, अगला चैप्टर है इसमें बिहार दर्शन 2। बिहार दर्शन 2 में दिया गया है कि आपको शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो शेरशाह का मकबरा आपको सासाराम पड़ता है, यह रोहतास जिला में पड़ता है। और ये शेरशाह का जो मकबरा है वह लाल पत्थर से बनवाया गया है। यह अष्टकोणीय है, यानी 8 कोनों वाला है। और इसका जो छत है ऊपर वाला वह गोल गुंबद के रूप में बनवाया गया है। यहाँ पे यह जो है आपका ये जो आपका सासाराम का मकबरा है यह चारों तरफ से एक आपको तालाब के बीच में बनाया गया है और एक तरफ इसका रास्ता रखा गया है। और इसका जो संरक्षण अभी देख रेख करता है वह आपको भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसमें बुक में दिया गया था आपको ग्रैंड कोड रेलवे। ग्रैंड कोड रेलवे जो है आपका एक रेलवे लाइन है और यह किसको जोड़ता है, तो ये दिल्ली से हावड़ा को जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड कोड रेलवे दिल्ली से हावड़ा को। आगे हम बात करेंगे शेरशाह के बारे में, जो पॉइंट दिया गया था कि शेरशाह ने हुमायूं को हराकर भारत की गद्दी पे बैठा था। आपको मालूम होगा शेरशाह जो हुमायूं का युद्ध हुआ था 1539 में हुआ था, चौसा का युद्ध। ये जो चौसा पड़ता है वो बक्सर के पास है और वहीं पे लड़ा गया था, जिसने यहाँ पे हुमायूं को हरा दिया था शेरशाह, और यहाँ पे हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ा था। यहाँ पे शेरशाह के बचपन का नाम दिया गया था किताब में, और वह फरीद खान था। फरीद खान ने एक समय एक तलवार से एक शेर का काट दिया था एक ही बार में सर, तब से इसका नाम शेर खां पड़ गया था, यानी शेरशाह। शेरशाह जो था आपको अफगानी शासक था। अब हम बात करते हैं गोलघर का। गोलघर के बारे में दिया गया है आपके बुक में कि गोलघर पटना में है। गोलघर जो है गांधी मैदान के पश्चिम में पड़ता है और इसका जो निर्माता है गोलघर को बनवाया है कैप्टन ग्लॉस्टीन ने। कब बना था, तो 1786 में। और यह किस लिए बनवाया गया था, तो अनाज भंडारण हेतु। इसकी ऊंचाई है 96 फीट, जबकि इसकी दीवार जो बना है यह दीवार की आपको मोटाई है 12 फीट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका फिगर यहाँ पे दिया गया है गोलघर का, और यहाँ से आपको गंगा नदी दिखता है और गंगा नदी के ऊपर जो आपके महात्मा गांधी सेतु है वो भी दिखता है। अगर हम बात करें तख्त हरमंदिर साहिब की, जो पटना सिटी में पड़ता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फोटो। यह सिखों का एक प्रसिद्ध स्थल है, यह आपका सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपको यहीं पे यानी आपको पटना सिटी में ही हुआ था। अब हम चलते हैं आगे इसमें दिया गया है आपके पटना संग्रहालय के बारे में। पटना संग्रहालय के बारे में क्या दिया गया है कि यह आपके गोलघर के बगल में ही स्थित है। यह जो आपका पटना संग्रहालय बना है वह आपके जो आपके राजस्थान शैली है उसके अनुसार बना है। यहाँ पे अंग्रेजी शासन की तोप रखी गई है। जब आप जाइएगा संग्रहालय में तो यहाँ पे बहुत सारे तोप रखी गई है जो अंग्रेजी शासन के समय की थी। भगवान बुद्ध और मौर्यकालीन मूर्तियाँ और सिक्के भी इसमें रखे गए हैं। यहाँ पे एक कक्ष है, यानी आपके एक राजेंद्र कक्ष है, जो राजेंद्र प्रसाद थे बिहार के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, तो उनका भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। और यहाँ पे एक सुंदर स्त्री की मूर्ति है और मूर्ति पर लिखा गया है यक्षिणी। ऐसा माना जाता है कि यह यक्षिणी देवी की जो मूर्ति है वह आपको मिली है यहाँ पे, और ये दीदारगंज पटना से मिली थी और यह इसी में रखी गई है। तो यह दीदारगंज से मिली थी, तो ये भी आपको याद रख सकते हैं। चलिए अब हम इसके अभ्यास को देखते हैं। अब पहला इसमें देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो मालूम होगा ये पटना सिटी में हुआ था। गोलघर कहाँ पे है, तो आपको ये पटना में है। दीदारगंज कहाँ है, तो दीदारगंज भी पटना है, जहाँ से यक्षिणी देवी की मूर्ति मिली थी। अगला यहाँ पे देखिए, अगला पॉइंट यहाँ पे है कि गोलघर का निर्माण किसने कराया था, तो ग्लॉस्टीन ने कराया था। कब, तो 1786 में करवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम में पड़ता है, रोहतास जिला में। पटना स्थित संग्रहालय में वर्ष पुरानी एक विशाल आपको इसमें पेड़ की डाल रखी है। पटना स्थित संग्रहालय में एक वर्ष की पुरानी, यहाँ पे आपका इसका आंसर बुक से देखना पड़ेगा। यक्षिणी की मूर्ति जो है कहाँ से मिली है, तो आपको बताया है दीदारगंज पटना से मिली है।
तख्त श्री हरमंदिर कहाँ पे है, तो पटना सिटी में है। शेरशाह का मकबरा कितना कोण का है, तो आपको अष्टकोणीय है, तो इसमें 8 कोना है। ग्रैंड कोड रेलवे जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है, तो अभी बताया है आपको कि ये आपको दिल्ली से हावड़ा को जोड़ती है। ग्रैंड कोड रेलवे हो गया। उसके बाद गोलघर का निर्माण किसने करवाया था, तो अभी देखे हैं आपको ग्लॉस्टिन ने 1786 में करवाया था। तो यहाँ पे आप देख लिए। अब देखिए यहाँ पे मिलान करने के लिए है कि गुरु गोविंद सिंह का मिलान करना है, तो गुरु गोविंद सिंह का संबंध आपको पटना साहिब से है। पटना संग्रहालय कहाँ पे है, तो पटना संग्रहालय का संबंध देखिए यहाँ पे इसमें राजेंद्र कक्ष था, तो ये हो जाएगा। गोलघर किस लिए बनवाया गया था, तो अनाज का भंडारण है, तो रोहतास कहाँ पे है, तो सासाराम में पड़ता है। तो ये मिलान भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये आपको गलत और सही यहाँ पे करना है। यहाँ पे देखिए शेरशाह को हराकर हुमायूं ने भारत की गद्दी पे कब्जा किया था, तो क्या ये सही है, तो आपको शेरशाह को हराकर हुमायूं ने भारत पे गद्दी नहीं किया था। यहाँ पे आपको शेरशाह को नहीं हराया था, हुमायूं को हराकर आपको शेरशाह ने किया था, ये उल्टा दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। पटना से गया को जोड़ने वाली रेलवे लाइन ग्रैंड, ये आपका ग्रैंड कोड है, तो ये गलत है, ये आपको दिल्ली से हावड़ा को जोड़ती है। पटना का गोलघर कैप्टन जॉन ग्लॉस्टिन ने बनवाया था, तो आपका ये सही है। पत्थर की मूर्ति यक्षिणी दीदारगंज से मिली है, तो सही है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है यहाँ पे पटना साहिब जो है संबंधित कहलाता है, तो ये भी आपका सही है। उसके बाद यहाँ पे ये आपका देख सकते हैं, बस इतना ही है, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। बाकी चीज़ें इसमें जो इम्पैक्टेड पॉइंट था, जो आपको क्वेश्चन जो अभ्यास में नहीं दिया गया है, आपको इसका फैक्ट के रूप में इसमें सजा दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगला जो वीडियो आपका आएगा वो तीसरा वीडियो होगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और उस वीडियो को देख सके। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।